तो यार जैसा कि देख सकते हो एक नया वाला मंगा लेके आ गया हूँ। अब इसको मत कहना एक्सप्लेन है भाई। अगर ये वाला एक्सप्लेन हो ना, जो कि मुझे लग रहा है एक्सप्लेन अभी तक नहीं हुआ होगा, तो फिर बिना किसी और बकवास करते हुए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत में पहले हमें बेगर सेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है। ये बेगर सेक्ट वन ऑफ द 9 फैक्शन में से एक फैक्शन है इस पूरे गू फ्लेम बैंक का। तो जैसे कि नाम है, ये एक बेगर सेक्ट है जो कि बना है दुनिया भर के बेगर से मिलके और उन बंदों से मिलके जिनके ओरिजिन और बैकग्राउंड अनक्लियर होते हैं। लेकिन इसके बावजूद, और शायद यही वजह है, ये ग्रुप पूरे मार्शल आर्ट वर्ल्ड के वन ऑफ द सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप है। तो यहाँ बेगर सेक्ट के बंदों के बारे में कहा जाए तो इसके मेंबर फ्री स्पिरिटेड, संकी लेकिन स्किल्ड क्राफ्ट्समैन होते हैं। और ये लोग सबसे बेस्ट बंदे होते हैं इंफॉर्मेशन गैदर करने में, और इसी स्किल की मदद से ये लोग वेल्थ एक्यूमुलेट करते हैं। लेकिन क्या है कि ये लोग बेगर से, तो लोग इन्हें तुच्छ मानते हैं और अपमान करते हैं। तो अब इस बेगर सेक्ट का स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि बिल्कुल सिंपल है। पूरे नेशन में चारों ओर बेगर्स के अपने अपने एरिया के लीडर्स होते हैं, और इसी तरह ये लोग इफेक्टिवली पूरे नेशन के हर एक कोने में पाए जाते हैं। तो अब इन सबके ऊपर जो बंदा हाईएस्ट अथॉरिटी रखता है उसे ड्रैगन हेड चीफ कहा जाता है, जो कि सारे बेगर्स को कमांड करने की ताकत रखता है। तो यहाँ हमें बेसिक से इन्फॉर्मेशन मिल गया। इसके बाद यहाँ से इंसेप्ट होके हमें इस बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक बेगर को अच्छी तरह से मार के जमीन में थूक के उस थूक के साथ मिट्टी को भी उस बेगर को फोर्सफुली खिलाता है। तो इस बंदे का शायद नाम लॉन्ग जो है, जो कि चिनसॉ सेक्ट के एक डिसाइपल है, और ये सेक्ट गोंगसू प्रोविंस में आता है। इस सीन के बाद हम लोग इस इन को दिखाया जाता है जहाँ वो बंदा अपने कुछ साथी डिसाइपल के साथ इस तरह डिस्कस कर रहा है कि इन में आने से पहले उसको एक बेगर मिला था जो कि ऑब्वियसली भीख मांग रहा था। तो बेगर जब इससे भीख मांगा ना, तब उसने जो कांड किया उस कांड को मतलब इन लोगों को बता के जोर जोर से हंस रहा था, जिस चीज को सुन के इसके साथी डिसाइपल भी हंसने लगते हैं और कहता है कि वो बेगर कितना अनलकी बंदा था जो हमारे डिसाइपल में से सबसे बेस्ट डिसाइपल के पास भीख मांगने आया था। तो अब इस चीज को सुनकर ना वो बंदा हंसते कहता है, अरे यार मिस्टेक हो गया, मुझे ना उस बेगर को एक कॉर्नर में ले जाके मेरे मार्शल आर्ट के पैथ्री को उसके ऊपर अपनाना चाहिए था। तो अब इस बात को सुन के उसके एक साथी डिसाइपल कहता है कि ये लोनली बेगर्स, वो लोग तो ऑनर फील करना चाहिए हम लोगों के हाथों अगर मरे तो। लेकिन इनमें से एक साथ कोई डिसाइपल कहता है कि ये जो बातें चल रहा है ना, ये बात अगर सिख लीडर सुन लेना, तब इससे पहले कोई कुछ कह पाता कि उसके सिख लीडर क्या करेंगे। अगर सुनेंगे तो बाहर से एक बड़ी जोर की आवाज आती है और हम लोग को दिखाया जाता है इनके सेक्ट के इस दरवाजे को किसी ने तोड़ दिया है। तो अब ये चीज सुनने के बाद इन लोगों का पहला रिएक्शन ये आता है कि इन लोगों के ऊपर एनिमीज ने अटैक कर दिया है। तो ये लोग अपने अपने सारे कांच कम छोड़ के जहाँ से आवाज आया यानी कि सेक्ट के दरवाजे पे आता है। लेकिन उस तरफ के हमें दिखाया जाता है ये जो बंदा, जो कि मतलब दरवाजा टूटने के बाद आया, वो जमीन में झुक के अपने हाथ फैला के भीख मांग रहा है। तो यार ये पाइनएप्पल जैसे दिखने वाला बंदा किसी इन से आते वक्त या नहीं तो जाते वक्त वो बैगर्स को मारने वाला कांड किया था, और अभी जो हम लोग को बिल्डिंग दी गई है ना, वो इन लोगों का सेक्ट है। ये बातें मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब अपने पाइनएप्पल बंदे के साथ साथ उसके साथी डिसाइपल्स ये बंदा कौन है ये पूछने लगते हैं और धमकी देने लगते हैं कि ये जगह कौन सा जगह है, क्या उसे पता है। लेकिन उस तरफ अपने पाइनएप्पल बंदा बोलता है, एक मिनट उसने क्या कहा अभी उसने कुछ मांगा शायद, क्या मैंने सही सुना। लेकिन अब इस तरफ हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उठते हुए कहता है, अरे अब कोर्स मैं जानता हूँ ये जगह कौन सा जगह है। अरे मैं तो बस ऐसा गुजर रहा था, इसलिए सोचा क्यों ना तुम हरामजादा से कुछ भीख मांग लिया जाए। लेकिन उससे पहले तुम में से कोई बताएगा क्या इस बच्चे को तुम में से किसने मारा है। मैं सच कह रहा हूँ, तू अगर खुद से सामने आया ना, तब तेरे को मैं जिंदा छोड़ दूंगा। तब इस बात को सुन के ना बहुत सारे बंदे एकदम मतलब कंफ्यूज है। लेकिन इस तरफ अपने पाइनएप्पल वाला बंदा उस बेगर को देख के जोर जोर से हंसने लगता है और अपने सारे बंदों को बताने लगता है, अरे भाइयों मैं बता रहा था ना, ये बेगर वही वाला बेगर है। अच्छा तो बेगर सेक्ट के हरामजादा है क्या। तभी मैं सोच रहा था एक गंदी स्मेल कहाँ से आ रहा है। लेकिन उस तरफ अपना मेन कैरेक्टर उस बंदे से कहता है, अरे बच्चे तो डर मत, तू बस उंगली से इशारा करके दिखा दे, उसके बाद का मामला मैं संभाल लूंगा। तो अब इस बात को सुन के अपने ये वाला बंदा डरते हुए अपने उस पाइनएप्पल वाले बंदे के ऊपर इशारा करके दिखा देता है। तो अब इस इशारे को देख के अपने पाइनएप्पल वाला बंदा बोलता है, तू हरामजादा तुझसे बेगर का ही का, तू मेरी तरफ उंगली दिखा रहा है। तो अब इस बात को सुन के अपने मेन कैरेक्टर कहता है, अरे हरामजादे के बच्चे लोग, तू बार बार मेरे को बेगर बोल के एनोइंग कर रहा है। तो तेरे जैसे एनोइंग डॉग्स को एक अच्छी तरह से बीटिंग मिले ना, तब तुम लोग का इलाज हो जाएगा। वैसे भी अगर मैं तुम सबको यहीं पे मार के गाड़ भी दूं ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब ये बोलते हुए
अपना मेन कैरेक्टर ये ग्रीन वाला स्टाफ निकल लेता है, जिस चीज को देख के अपने ये सारे बंदे कहते हैं अरे वो स्टाफ, ये बंदा कहीं चीप तो नहीं है। जिस बात को सुनकर उसके पास वाला बंदा कहता है अरे अगर ये चीप हुआ ना तब तो ये 5th रैंक का मास्टर होगा शायद। लेकिन उस तरफ अपने पाइनएप्पल वाला बंदा बाकी सारे बंदे को ऑर्डर देने लगता है कि तुम हरामजादा क्या कर रहे हो, इसको मारो पहले। जिस बात को सुन के ये लोग अपने मेन कैरेक्टर ऊपर अटैक करने जाते हैं, लेकिन उस तरफ क्या अपना मेन कैरेक्टर बस एक बार उस स्टाफ को घुमाता है, बस उसकी झटके से, जिसका मतलब देख रहे हो एटलीस्ट 10 बंदे तो मतलब ऐसे ही निपट गए, और वो बार इन दोनों का मतलब सर में नहीं लगता, बस पास से गुजर जाता है। जिस चीज को देख के अपना मेन कैरेक्टर कहता है अरे यार मैंने मिस कर दिया, ऐसा लगता है मेरा प्रैक्टिस छूट रहा है। तो अब यहाँ अपने वो सारे बंदे कुछ और ज्यादा रिएक्शन दे पाता उससे पहले ही अपना मेन कैरेक्टर उस पाइनएप्पल वाला बंदे के चेहरे के ऊपर एक जोर का फटका देता है। इस चीज को देख के ये शायद मतलब उन लोगों का सीनियर ब्रदर डिसेबल होगा, जो कि अपने मन में सोचता है ये सच में बुरा हो रहा है। लेकिन उस तरफ अपना मेन कैरेक्टर वो पाइनएप्पल वाला बंदा एक फटके के बाद उड़ के जहाँ गया था ना, उस तरफ जाते हुए कहता है तुम हरामजादो एक प्रेस्टिजियस सेक्ट के डिसाइपल हो जो कि कुछ ही सिर्फ मार्शल आर्ट जानता है, इसके बावजूद एक्ट तो ऐसे कर रहे हो कि तुम लोगों को तो कुछ है ही नहीं। यही सोच के क्या तुम लोगों को बुली कर रहे हो, और तू हरामजादे एक फटके के बाद का सो गया क्या? तो यार ये पाइनएप्पल वाला बंदा जिसका अपने मेन कैरेक्टर ने खींच के स्ट्रॉबेरी बना दिया है, वो सोने की एक्टिंग कर रहा था, मतलब बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा था। जिस चीज को देख के अपने मेन कैरेक्टर उसके ऊपर दे दनादन लाते मुक्के की बारिश कर देता है, जिनको खाते अपने पाइनएप्पल वाला बंदा बोलता है अरे रुक जाओ जरा, वो पहले मिस्टेक था प्लीज। जिस चीज को सुन के अपना मेन कैरेक्टर और जोर जोर से मतलब दे दनादन मारते हुए कहता है हरामजादे के बच्चे, मिस्टेक था है तेरे के साथ अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, और एक्चुअली तेरे कहने का मतलब क्या है? बेगर्स का क्या ऐसी ही मिस्टेक से बिटिन किया जा सकता है? तुम प्रेस्टिजियस सेक्ट के डिसाइपल, तुम लोग अपने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग बड़ी कंफर्टेबली एंजॉय करते हो है ना, इसलिए शायद तुम लोग को लग रहा होगा हम बेगर सेक्ट के बंदे के पास कोई स्किल ही नहीं होते। लेकिन तेरे जानकारी के लिए बता दूं, हम बेगर सेक्ट के हर एक बंदे इजीली वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट मास्टर होते। तो अब इसके बाद राइटर हम लोग को बताता है ये बेगर सेक्ट के बंदे चारों तरफ यहाँ हुआ वैसे ही बस घूमते रहते हैं इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए, और उसे सेल करने के बाद भी इन लोगों के पास खाने के लिए भी इतना ज्यादा खाना नहीं रहता है। ये लोग फटे गंदे कपड़े वगैरह पहन के रखते हैं, जिसकी वजह से लोग इनका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन इन बंदलों के अगर आंखों की तरफ देखा जाए ना, तब ये लोग एक ऐसा फोर्स बन जाते हैं जिस फोर्स के हर एक मेंबर के पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। और अगर उस तरह से बंदे से मिलके एक फोर्स बना है, तब वो फोर्स वन ऑफ द टेरिफाइंग फोर्स हो जाते हैं। और क्या है कि एक्चुअली इस तरह के फोर्स कई सारे जगह पे अलग अलग तरीके से मौजूद है। ये बोलने के बाद अपना मेन कैरेक्टर ये चीज को मतलब नरेट कर रहा था, तो जब ये सब कुछ बोलना हो गया ना, तब अपने मेन कैरेक्टर के बेगर सेक्ट के सारे बंदे इनके पूरे सेक्ट के ऊपर हमला कर देते। तो इस आर्मी वाले फोर्स को देख के ना अपने सीनियर ब्रदर टाइप डिसाइपल ना कहता है तू बेगर सेक्ट के हरामजादे के बच्चे, ऐसा लग रहा है तू कुछ ज्यादा ही बड़ी बड़ी बातें करना अच्छी तरीके से जानता है। जिस चीज को सुन के अपना मेन कैरेक्टर कहता है मैं जानता था तुम में से कोई ना कोई हरामजादा ये जरूर से कहेगा, तो क्या तू मेरे इस बेगर सेक्ट के वीक मार्शल आर्ट स्किल को देखना चाहेगा? ये बोलने के बाद ना भाई अपना मेन कैरेक्टर उस सीनियर ब्रदर टाइप बंदे के नाक के 2 छेद में अपना 2 उंगली डाल देता है, और डालने के बाद कहता है तो हरामजादे तू वेरीफाई कर तो जरा हम बेगर्स लोगों का स्किल कमजोर है कि नहीं। तब इसके बाद शायद अपना मेन कैरेक्टर इसको पूरी तरह से मतलब निपटा देता, क्योंकि वो बंदा सीरियसली कुछ बोलने के हालात में नहीं है। लेकिन यहाँ ये शायद टेलीपैथी की मदद से कोई बंदा अपने मेन कैरेक्टर कहता है वहीं पे रुक जा। जिस चीज को सुन के और महसूस करके अपना मेन कैरेक्टर सोचता है इस बंदे के पास साधारण पब्लिक के लेवल से इसके पास का इनर एनर्जी कहीं ज्यादा है, लेकिन इनर एनर्जी के लेवल साधारण पब्लिक के लेवल से ज्यादा है। तो इसके बाद हमें इस वाले बंदे को दिखाई जाता है जो कि आगे आते कहता है ऐसा लग रहा है मेरे डिसाइपल कुछ बुरा कांड किए होंगे, मैं इसको हैंडल करूंगा हमारे रूल के मुताबिक। तो ये बंदा इस जिनसा सेक्ट का सेक्ट लीडर है, जो कि आगे कहता है प्लीज इससे ज्यादा एक्शन मत लेना, जो एक्शन हमारे प्रिंसिपल के खिलाफ जाए, और इसको पहले जाने दे। जिस चीज को सुन के अपना मेन कैरेक्टर उस सेक्ट लीडर की तरफ देखते हुए कहता है क्या क्या बुड्ढे, प्रिंसिपल वो तुम लोग हो जिन्होंने पहले लोगों को कुत्ते की तरह ट्रीट किया, उससे भी बुरा मेरे बेगर सेक्ट के बच्चे को थूक से मिक्स्ड करके मिट्टी को खिलाया। इस सब कांड के बाद तुझे लग रहा है तेरे से बातों से मेरे बेगर सेक्ट के ग्रीवेंसेस खत्म हो जाएगा? तो अब इस बात को सुन के
और अपने मतलब मेन कैरेक्टर को सेंस करके ये सेक्ट लीडर समझ जाता है कि अपना मेन कैरेक्टर डेंजरस माल है। इसलिए वो अपना हॉस्टल एटीट्यूड छोड़ के मतलब शांत वाला एटीट्यूड दिखाता है। जिस चीज को देख के अपना मेन कैरेक्टर पूछता है क्या तू इस सेक्ट का लीडर है? जिस चीज को सुन के अपना सेक्ट लीडर कहते हैं हाँ। तब इस बात को सुन के अपना मेन कैरेक्टर कहते हैं अच्छा तो तू है यहाँ का बिग बॉस, चल मेरे इस बच्चे से माफी मांग, तेरे सपोर्ट ने जो किया ना उसके लिए इस बच्चे से प्रॉपरली माफी मांग। तब इस बात को सुन के सेक्ट के मतलब डिसाइपल लोग अपना आवाज उठाने लगता है, कहने की कोशिश करता है कि तू बेगर सेक्ट के हरामजादे के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे ही सेक्ट के लीडर से इस चीज को डिमांड करने की? सेक्ट लीडर प्लीज आप ये चीज ना कीजिए। तब इन बातों को सुन के अपना मेन कैरेक्टर कहता है अरे चीज अच्छा हुआ तो आप सबके सामने मेरे इस बच्चे से माफी मांगेगा, क्यों तुम माफी नहीं मांगे क्या? तब इस बात को सुन के वो सेक्ट लीडर अपने सारे डिसाइपल के बातों को इग्नोर करके इस बेगर से प्रॉपरली मार्शल जेस्चर दिखाते हुए माफी मांगते हुए कहता है मैं अपॉलॉजी मांगता हूँ एज अ सेक्ट लीडर, मेरे डिसाइपल के एक्शंस की वजह से वो मेरे डिसाइपल्स अभी भी सीख रहे हैं, इसी वजह से नादानी में उन लोगों ने आपके बेगर सेक्ट के मेंबर के ऊपर इस तरह व्यवहार किया। तो आप अगर मुझे माफ कर देना तब मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं मेरे डिसाइपल को अच्छे से सिखाऊंगा जिससे यह वाला कांड दोबारा ना हो। तब एक कहने के बाद ना वो सारे डिसाइपल मतलब कहने लगते कि सेक्ट लीडर ये आप क्या किए, आपको ये करना नहीं चाहिए था, वो हरामजादे बेगर्स कम है। लेकिन अब इन बातों को सुनकर ना अपने सेक्ट लीडर अपने सारे डिसाइपल के ऊपर चिल्ला देता है। तो यहाँ चिल्लाते हुए कहता है तुम घटिया डिसाइपल हो, तुम्हारी फुल्लिस एक्शन के क्या रिएक्शन है ये चीज तुम लोग को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है क्या? जिस चीज को सुन के वो सारे डिसाइपल लोग अपना सर झुका के अपने मेन कैरेक्टर से और मतलब बच्चे से भी माफी मांगता है। जिस चीज को देख के अपने मेन कैरेक्टर अपने सारे बंदे को बोल देता है चल अब वापस चलो रे। लेकिन अब यहाँ अपने सेक्ट लीडर अपने मेन कैरेक्टर का नाम पूछता है और उसके एक्सेप्शनल मार्शल आर्ट स्किल को देख के उसके मास्टर के भी नाम के बारे में वो क्यूरियस है। जिस चीज को सुन के अपना मेन कैरेक्टर फाइनली उसका नाम बोलता है जो कि है होंग न्योंग और उसके मास्टर का नाम है होंग चिल प्योंग। तो यार किसी वजह से अपने सेक्ट लीडर का मतलब खूब जोर का झटका लगता है इस होंग चिल प्योंग का सिर्फ नाम सुन के। तो यहाँ ऑब्वियसली तुम लोग समझ गए होंगे कि अपना मेन कैरेक्टर मास्टर का हिस्ट्री एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा होगा, जिसके बारे में शायद हम लोग को स्टोरी में आगे जाके पता चलेगा। लेकिन अभी प्रेजेंट में अपने सेक्ट लीडर अपने मेन कैरेक्टर से कहता है या फिर हुआंग यांग से कहता है, जिसको मैं यार हुआंग बोलाऊंगा, ठीक है ना, कि बेकर सेक्ट के बंदे एक फ्री स्पिरिटेड बंदे होते, मतलब खुला सांड होते, जिनको इकट्ठा करके उसने ये जो कांड किया ना, आज का एक कांड की गंभीर परिणाम वो वापस जाके कैसे एक्सप्लेन करेगा। जिस चीज को सुन के अपना होंग कहता है कि अच्छा हाँ, अगर मैं ऐसे ही वापस जाऊंगा ना तब तो मेरे को कुत्ते का खाना बना दीजिएगा। लेकिन इस चीज के बारे में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं बेगर सेक्ट को छोड़ने का प्लान कर रहा हूँ। तब इस चीज को सुनकर ना अपने सेक्ट लीडर कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, मैंने सोचा तेरा ये एक्शन कोई रेकलेस आउटबर्स्ट होगा। खैर छोड़ो, डिसाइपल ऑफ होंग चिल प्योंग, मैं तेरे नाम को याद रखूंगा। तब इसके बाद अपने सारे डिसाइपल अपने सेक्ट लीडर से पूछने लगते कि उसने ऐसा क्यों किया और ये आखिर होंग चिल प्योंग है कौन। जिस बात को सुन के अपने सेक्ट लीडर कहता है ये जो होंग चिल प्योंग है ना, ये बंदा लेजेंडरी वन ऑफ द 9 बेगर्स में से एक है। इस बात को बोलने के बाद अपने सेक्ट लीडर कहता है ये कितना विचित्र भाग्य है। तब इस सीन के बाद हमें सेक्ट लीडर का पास्ट का सीन दिखाया जाता है और बताया जाता है बेहद साल पुरानी की ये बात है जब ग्रीन फॉरेस्ट एक विलेज के ऊपर अटैक कर दिया था। जिस अटैक में एक ग्रीन फॉरेस्ट के बंदे लोग उस विलेज के आदमियों को मार के औरत और बच्चे को स्लेब बना के बेच देते। जिस मैसेकर में इस बच्चे को देख रहे हो और इसके सर पे ये चोट जो कि हमारे सेक्ट लीडर के सर पे भी है, तो इस मैसेकर में अपना ये बच्चा एक बुढ़े आदमी से मिला था जो कि इसे अपने आंख को बंद करने के लिए कहता है। तो यहाँ मैं अजीम कर ले रहा हूँ अपना ये लेजेंडरी बुढ़ा वो ये होंग चिल प्योंग है जो कि ब्रोकन हार्ट फिंगर का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ जिसका अपना लेजेंडरी बुढ़ा है तो उसने काफी आसानी से ये सारे कांड को संभाल लिया और वो डरा हुआ बच्चा बड़ा होके इस सेक्ट का सेक्ट लीडर बन गया। इस फ्लैशबैक के बाद अपने सेक्ट लीडर कहता है अगर वो बच्चा अपने सेक्ट को पीछे छोड़ के खुद से ही इस सेक्ट में आया है ना, और अगर सच्ची मुच्ची में वो बच्चा होंग चिल प्योंग का डिसाइपल है तो हमारे साथ ये जो हुआ ना ये कम में निपट गया। वरना अगर वो बच्चा सीरियस होता तब हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस को झेल नहीं पाते। I mean, ऑब्वियस सी बात है, लेजेंडरी बुड्ढे का लेजेंडरी डिसाइपल, और शायद इसीलिए ही अपना सेक्ट लीडर कहा था ना कि ये कितना विचित्र भाग्य है क्योंकि उसके मास्टर ने उसका जान बचाया और उसके डिसाइपल शायद एक गलती की वजह से उसके पूरा वजूद ही मिटा देता।
तो अब वहां से सीन शिफ्ट होके हमें इससे फ्लैशबैक दिखाया जा रहा है, क्योंकि अपना अपने उस बंदे को कैरी करके लेके जा रहा है। और जब ये बंदा अपने पैर के बारे में कंप्लेन करने लगता है ना, तब अपना इससे गुस्सा करते हुए पूछता है कि वो कहाँ इस तरह कुत्ते जैसे मार खा के लौट रहा है। वो तो मतलब मार खाने की वजह भाग सकता ना, जिसके जगह में फिर से अपने बंदा माफी मांगने लगता है और कहता है कि उसे भागने का चांस ही नहीं मिला। जिस वक्त सुन के अपना और मतलब गुस्सा करते हुए कहता है अभी बस कर, वैसे भी हम जैसे लोगों के ऊपर मार खाने का कोई वजह नहीं देता। मुझे तो इतना गुस्सा है ना, मेरा बस चल तो उन लोगों को मैं वहीं पे गाड़ देता। जिस बात को सुन के अपना ये वाला बंदा अपने मतलब को शुक्रिया करता है। और यार ये बंदा शायद अपने को रायन करके पुकार रहा है, तो रायन शायद इसका निकनेम होगा। आगे जाके जब क्लियर होगा मैं आप लोग को बता दूंगा। लेकिन अब अपना ये वाला बंदा अपने मतलब हाथ से पूछता है कि उसके पास वो स्टाफ कैसे आया, जिसके जवाब में अपना कहता है कि उसने स्टाफ को चुरा लिया था। तो यारो अपना एमसी बेगर्स के वो चीप वाले पोजीशन में नहीं है, उसने मतलब चुरा के अपना दोस्त का भला लेने गया था। तो अब यहाँ अपना आगे कहता है कि अब तक शायद चीप लोगों को पता चल गया होगा कि उन लोगों का स्टाफ चुरा लिया गया है, और ये भी पता चल गया होगा किसने चुराया है। लेकिन क्या है कि इस कांड के बाद उन लोगों के भुगतान के तौर पे 1 महीने से भूखा रहना पड़ेगा। तब इस वक्त सुन के अपने ये वाला बंदा कहता है अरे यार माफ कर दे, ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ। जिसके जवाब में अपना कहता है अबे बस कर, मैंने बोला ना इस बारे में फिक्र मत कर। जिस वक्त सुन के अपना ये वाला बंदा कहता है रायन तो क्या सच में बेगर सेट को छोड़ने वाला है? ये मत कहना कि ये वजह तेरा मास्टर है। जिस वक्त सुन के अपना कह लो या रैन कह लो, वो मतलब कुछ कहता नहीं है। लेकिन अब वहां से ना हम लोग को इस बार सच्ची मच्छी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, क्योंकि ये बात है 15 साल पहले की, जहाँ मार्केट में हमें दिखाया जाता है ये कुछ एकदम भूखे लाचार बच्चे इन लोगों के पास से मतलब भीख मांगने लगता है। तब इस भीख मांगने के तरीके में कोई बंदा कहता है अरे हैंडसम प्लीज मुझे एक पेनी दे दीजिए। पेनी इस समझ लो पैसा, ठीक है ना। उस तरफ एक बंदा कहता है मेरे माँ बाप मर गए, मेरे भाई बहन मर गए, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, मैंने 2 दिन से पानी भी नहीं पिया है, प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो इसी तरह इन सारे बंदे के पास अलग अलग कहना है भीख मांगने के लिए। लेकिन अब यहाँ ये जो भीख मांग रहे हैं ना, इन दोनों का मतलब कपड़े वगैरह खींचने लगता है, जो चीज इन दोनों को जरा से भी पसंद नहीं आता। इसलिए लोग इन बच्चों से मतलब कहते हैं कि अपने गंदे हाथ मेरे कपड़ों से दूर रख, तुम लोग मेरे से दूर रहो, तुम सब में से बदबू आ रहा है। तब यहाँ जहाँ एक तरफ ये बच्चे बेगर्स लोग एकदम ही गंदी हालत में एकदम ठीक ठाक नहीं दिखता, उसी तरफ हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसको याद नहीं है कि वो कौन है, लेकिन वो दिखने में बाकी बेगर्स से काफी अलग लग रहा था, सिर्फ शकल से। यहाँ क्योंकि कपड़े वगैरह तो इसके भी गंदे है। जिस चीज को लोग नोटिस करते, कोई कोई तो हमारे मेन कैरेक्टर लड़की समझ रहे थे, इसलिए वो लोग खुशी खुशी अपने मेन कैरेक्टर को खाना वगैरह दे देते थे, जिसकी वजह से उसका मेमोरी लॉस हो जाने के बावजूद भी और रास्ते में ऐसी इधर उधर भटकने के बावजूद भी उसको खाने की कमी नहीं पड़ी। तो इस पर भी अपना मेन कैरेक्टर इन बच्चे बेगर्स के ग्रुप के एरिया में आ गए थे, वही मतलब रास्ते में घूमते घूमते, जिसकी वजह से लोग इनके बेगर्स के ग्रुप को खाना देने की बजाय अपने मेन कैरेक्टर को देने लगे, जिस चीज का बदला अपने सारे बच्चे बेगर्स लोग हमारे मेन कैरेक्टर को अच्छे से धुलाई करके लेते। तो यहाँ अपना मेन कैरेक्टर अच्छे से मार खाने के बाद उस एरिया से चलते चलते इस तरफ आने के बाद उसको एक और बेगर मिला, जो मतलब काफी ओल्ड है और उसका यारो 9 उंगलियां है, जिसका मतलब देख रहे हो वो जो रिंग फिंगर है ना, उसके साथ किसी ने काट दिया है। तो ये अपना ओल्ड बेगर अपने भीख मांगने का काम कर रहे थे, जिस चीज को देख के या शायद इसके 9 उंगलियों को देख के अपना मेन कैरेक्टर इस ओल्ड बेगर को घूर घूर के देखने लगता है, जिस चीज को देख के अपने ओल्ड बेगर कहता है कि शायद तुझे कभी दुख रहा होगा, है नहीं? लेकिन ताज्जुब की बात यह है तूने एक बार भी रोया नहीं, और ये क्या तू क्या पहली बार किसी का 9 उंगली देख रहा है? फिक्र मत कर, इससे मेरे रोजमर्रा की जिंदगी पर कोई असर नहीं करता। तो इस चीज को सुन के अपना मेन कैरेक्टर उस ओल्ड बेगर के हाथ को पकड़ के फूक मांगने लगता है और रोने लगता है। रोते कहता है गनपा ये शायद काफी दुख रहा होगा, नहीं? लेकिन यहाँ क्या हमारे ओल्ड बेगर अपने एमसी के आंखों के नीचे इसे तिल या पॉइंट, जिसको देख के ये मतलब ओल्ड बेगर कहता है अरे देखो तो इस बच्चे को। ये बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि ये भी शायद कोई फेती होगा, यानी कि भाग्य ही होगा। जिसके बाद हम लोग को देखा जाता है ये दोनों के साथ पास्ट की कहानी बताना हो गया होगा, जिसमें अपने मेन कैरेक्टर को तो याद ही नहीं है कुछ, लेकिन फिर भी अपने ओल्ड बेगर सुन के कहता है तो यहाँ तो कहने की कोशिश कर रहे हैं तेरे लिए कोई भी नहीं है जो तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके, और वैसे तेरा नाम क्या है और तेरे पास रहने की कोई जगह है ना? जिस बात को सुन के अपना मतलब मेन कैरेक्टर चुप हो जाता है, जिस चीज को देख के अपने ओल्ड बेगर कहता है तो तेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं एक जगह तेरे को शो करूंगा,
तो आपका तुम मेरे को फॉलो करना चाहेगा? जिसके जवाब में अपना मेन कैरेक्टर कुछ कहता नहीं है, लेकिन नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग को देखने में पता चल रहा है कि अपना मेन कैरेक्टर उस ओल्ड बेगर को फॉलो कर रहा है। लेकिन फॉलो करते करते अपना मेन कैरेक्टर उस ओल्ड बेगर से पूछता है कि ज्ञानपा, आप मुझे बेचने के लिए तो निकले जा रहे हैं ना? जिस बात को सुन के अपना ओल्ड बेगर कहता है कि मैं एक्चुअली काइंड पर्सन हूँ, तो तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस सीन के बाद हम लोग मतलब देखे जा रहे हैं, ये लोग जंगल से कहीं जा रहे हैं, इनका लोग बाजार के स्टेट से या शहर के स्टेट से ये लोग निकल आए या दूसरी तरफ जा रहे हैं, जिसमें जाते हैं अपने ओल्ड बेगर तरह तरह के खाने के बारे में गाना गाते हुए जा रहा है। इसी में अपने ओल्ड बेगर अपने मेन कैरेक्टर को नाम देता है जो कि है हा यंग, और अब जो ये पता चल रहा है उस ओल्ड बेगर का नाम है हा डंग। तो यार ये लोग सच में जंगल के रास्ते से ही जा रहे हैं, क्योंकि रास्ते में इन लोग को एक भालू मिला, जिस चीज को सबसे पहले अपने मेन कैरेक्टर ने हा ने नोटिस किया और कहने लगा अपने ग्रैंडपा से कि उसे डर लग रहा है, उन लोगों को वापस जाना चाहिए। लेकिन इस तरफ अपने ओल्ड बेगर जब मतलब उस भालू को नोटिस करता ना, तब उसे पता चला अपना मतलब हा इतना डरा हुआ क्यों है और उसे वापस जाने के लिए क्यों कह रहा है, जिन बातों को ऑब्वियसली अपना लेजेंडरी बुढ़ा इग्नोर करके यहाँ फिर से अपने मेन कैरेक्टर को हा यंग नाम देने के बावजूद भी रायन करके पुकार रहा है। तो यार शायद ये रायन कुछ ऑनरफिक्स टाइप होगा, जिसमें मुझे पता नहीं है, और आगे अगर समझाया जाएगा ना तब मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो अपने ओल्ड बेगर रायन करके अपने हा को बुला के 10 कदम पीछे जाने के बाद उसके मूवमेंट को ध्यान से नोटिस करने के लिए कहता है, जो मूवमेंट की मदद से अपने ओल्ड बेगर उस भालू से निपटने वाला है। यार यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा, मेरे को नहीं यार ये बुढ़ा अपना वही लेजेंडरी बुढ़ा है, ये मतलब डाउट आ रहा था। लेकिन पहले वाले पिक्चर में जब मतलब ध्यान से देखोगे ना, अपना लेजेंडरी बुढ़ा ब्रोकन हार्ट फिंगर की इस्तेमाल कर रहा था, उसमें भी उसका रिंग फिंगर काटा हुआ है। तब स्टोरी में आते और आपसे इस बुड्ढे को लेजेंडरी बुड्ढा कहूंगा, जो कि एक मूव परफॉर्म करता है, लेकिन इस मूव का चैप्टर 1 यूज करता है जिसका नाम है लीक एडवांस वाटर। इस मूव को परफॉर्म करते हुए वो अपने हाथ को बताने लगता है कि ये मूवमेंट ओपोनेंट को कंफ्यूज कर देता है और उसे तेरे स्ट्राइक रेंज में ला देता है। जिस चीज को दिखाते हुए अपने ओल्ड मैन अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहता है, क्यों ये अमेजिंग है ना? जिसके जब में अपना हा भी बड़ी एक्साइटेड होकर कहता है, ये सच में कभी ऑसम है घंटा, प्लीज एक और बार कीजिए ना, एक और बार कीजिए। यार यहाँ मैंने एक्सपेक्ट किया था अपना लेजेंडरी बुड्ढा कोई कैलामिटी अनलिस्ट करने वाला है, लेकिन क्या अपना लेजेंडरी बुड्ढा ओपोनेंट को अपने स्ट्राइक रेंज में लाने की वजह वो खुद मतलब अपने भालू के स्ट्राइक रेंज में आ गया, जिसकी वजह से अपना ये भालू एक जोर का फटका देके वो खुद ही मतलब कंफ्यूज है कि है ये क्या हुआ। लेकिन अब एक्चुअली अपने इस भालू के मार की जैसे ये लेजेंडरी बुड्ढा ये भी मतलब सो गया है, जिस चीज को देख के अपना मेन कैरेक्टर मतलब फिक्र करते है, उसके पास आते हुए पूछता है क्या वो ठीक है, उसके चोट की पड़ी है। जिन बातों को सुन के अपना लेजेंडरी बुड्ढा कहता है कि वो वीक है क्योंकि उसने हफ्तों से कुछ नहीं खाया है। जिस बात को सुन के अपना हा अपने पास से कुछ खाना निकल के इस बुड्ढे को मतलब खिलाता है, लेकिन उस तरफ अपना मतलब वो भालू वैसे ही बस तामाशा देखने वाला थोड़ी था, जिसलिए वो फिर से इन लोगों के ऊपर हमला करने आता है। लेकिन इस बार ना अपना लेजेंडरी बुड्ढा इस भालू को जाने के लिए कहता है और ये बोलते हैं ना, ये ड्रैगन वाला ओड़ा देख रहे हो अपने लेजेंडरी बुड्ढे का, जिसको देख के सिर्फ इस भालू के फटके 64 हो जाता है। तो यहाँ अपना भालू अपनी फटी हुई सामानों को लेके वहां से भागने लगता है, जिस चीज को हाथ देख के उसको मतलब ग्रैंडपा से कहते हैं, अरे ग्रैंडपा ये मॉन्स्टर तो भाग रहा है, लेकिन ये अचानक से क्यों भागा? जिस वक्त सुन के अपना लेजेंडरी बुड्ढा कहता है, अरे अपन लेजेंडरी बुड्ढा है, अब उनको इज्जत मिलनी चाहिए कि नहीं? तू नहीं देगा तो भालू दे रहा है। वैसे एक बात है, हाँ हमें रेकलेसली वैसे ही बस किसी लोली जीप को मारना नहीं चाहिए। जिस बात को सुन के अपना हाँ यस में जवाब देता है, लेकिन उस तरह अपना लेजेंडरी बुड्ढा सोचता है, अरे यार ये भालू भाग गया रे, अगर मैं उसे मारता ना अच्छा खाना मिल जाता यार। बताओ सिखाने के चक्कर में लेजेंडरी बुड्ढा भूखा मर गया। नेक्स्ट पैनल में हमें इन सारे बेगर्स को दिखाया जाता है जो कि अपने लेजेंडरी बुड्ढा पापा से है ना, इस खुशी में ये लोग दौड़े दौड़े आ रहे हैं। और ये बंदा इसका नाम है नाम चियोन, जो कि सदर्न बेगर सेक्ट का चीफ है, जो कि अपने लेजेंडरी बुड्ढा को कहता है, आपका सदर्न एरिया में एक्सपेडिशन खत्म हो गया, आप सब थक गए होंगे, ये जर्नी कभी मुश्किल भरा रहा होगा। जिसको जब अपना लेजेंडरी बुड्ढा कहता है, अरे तो क्या कह रहा है, मेरे को तो इसमें बड़ा मजा आया। उन बातों को छोड़ के अपने सदर्न बेगर सेक्ट का चीफ अपने बंदों को इंट्रोड्यूस करता है अपने लेजेंडरी बुड्ढे को, ये कह के, अबे सारे के सारे ठीक से रिस्पेक्ट दो, ये हमारे 17 बेगर सेक्ट के ड्रैगन हेड चीफ है, इनका नाम हॉन चिल्पियोंग। तो अब इन बातों को सुनकर ना अपने लेजेंडरी बुड्ढा इन लोगों कहता है, अरे क्या चिप चिप लगा रखे, मैं तो कब का रिटायर मार चुका हूँ। तो यार यहाँ पॉपुलरली मतलब इंट्रोड्यूस किया जाता है अपने लेजेंडरी बुड्ढे को, जो कि यार अपने मन में क्या सोच रहा पता है, सिर्फ साला खाने के बारे में सोच रहा है। लेकिन जैसे कि बाहर ये अपने सारे बंदे अच्छी तरह से रिस्पेक्ट देते हुए एक बेकार लोगों का ग्रैंड वेलकम करता है। इसी वेलकम के बाद अपना लेजेंडरी बुड्ढा ऑफिशियली अपने हम को उसे ज्वाइन करने के लिए बोलता है। तो इसी तरह अपना हा बेगर सेक्टर के मेंबर बन गया। तो यहाँ जब अपना हा
पहली बार बेगर सेक्ट को ज्वाइन किया ना, तब उसे एक स्मॉल जगह मिला जो कि पीसफुल था, लोगों की जहाँ हंसी मुंह से मिटती नहीं थी, चारों ओर कई सारे बातें, जॉय से पूरा माहौल घिरा हुआ था, जब तक अपना लेजेंडरी बुड्ढा अपने हाथ को मेन सेक्ट में ना फेंक दिया, जिसके बारे में हम लोग को आगे पता चलेगा। लेकिन अभी सीन शिफ्ट होता है और एक और बार फिर से हमें लेजेंडरी बुड्ढे और अपना हाथ को दिखाया जाता है। तो यहाँ अपना लेजेंडरी बुड्ढा कहता है कि हाँ, इन कुछ दिन में सब कुछ सही से चल रहा है ना, जिसका जवाब में अपना हावी कहता है, अगेन पर फिक्र मत कीजिए, सब लोग मेरे पर विश्वास करते हैं और मैं सबसे अच्छे से घुल मिल रहा हूँ। जिस बात को सुन के अपने लेजेंडरी बुड्ढा इन सब कुत्ते या फिर बुल के पिंजरे के सामने अपने हाथ से कहता है, अच्छा हाँ, तुझे याद है ना वो माउंटेन में आते वक्त प्यार के बारे में, जब तूने मुझे एक अंडा दिया था खाने के लिए, इसलिए मैं सोच रहा था उस अंडे के बदले में तुझे मैं क्या दूं। लेकिन इस तरफ अपना हाँ कहता है, अरे गणपा फिक्र मत कीजिए, वो बस अंडा ही तो था। लेकिन क्या अपना लेजेंडरी बुड्ढा अपने हाथ के कपड़े से पकड़ के उसे इन कुत्ते के पिंजरे में डाल देता है और कहता है, हम बेगर्स लोग उतनी बस एक छोटी से अंडे के लिए ना लड़ झगड़ के मरते, और तुझे शायद पता नहीं है वैसे ही एक ही वजह से मेरे उंगली कट गया था। मैं तुझे अपना स्टोरी जब वक्त आएगा तब बताऊंगा, लेकिन अभी तूने मेरे को जितना अंडा दिया था ना, उस कीमत के तौर पे मैं तुझे ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट मास्टर बनाऊंगा। लेकिन इस तरफ अपना हाथ जो मतलब छोटा बच्चा है, वो इन भूखे कुत्ते के पिंजरे में आके एकदम मतलब डरा हुआ है और रोने लगता है और मतलब ज्ञानपा से पूछता है कि ज्ञानपा ये आप क्यों कर रहे हैं, ये मतलब डरावना चीज है। जिस बात को सुन के अपना लेजेंडरी बुड्ढा कहता है, हम जैसे बेगर्स के लिए ना, जो कि लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट जगह पे खिसवाते हैं, उनके लिए टेरिफाइंग चीज कोई इंसान नहीं होता है, बल्कि लिटरली बीस्ट होते हैं। ये बोलने के बाद अपना लेजेंडरी बुड्ढा अपने मतलब हाथ से आगे कहता है, चल देखते हैं तेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। ये बोल के उन भूखे कुत्ते के केज में अपना लेजेंडरी बुड्ढा इस साथ कोई लकड़ी अंदर मतलब फेंक देता है, जिसका मतलब देते हुए कहता है, ये तेरा लाइफलाइन है। वैसे हाँ, तो अगर वापस जाना चाहता है ना तो मुझे सिर्फ कह सकता है, ठीक है ना, लेकिन तुझे सिर्फ पता नहीं है, जब से उनके ज्वाइन किया ना तब से वापस जाने का रास्ता लिटरली खत्म हो गया है। तो कल मिलते हैं। ये बोल के अपना लेजेंडरी बुड्ढा वहाँ अपने छोटे हाथ को वही मतलब छोड़ के चला जाता है। तब यहाँ से सीन फॉरवर्ड होता है, जिसमें यार अपना ये छोटा हाथ ना बस सिर्फ 6 साल का था, जब उसको सिर्फ एक लकड़ी की मदद से खुद का उस केज में जान बचाना पड़ा। उस मोमेंट से वो अपने डर और दर्द को ओवरकम करना सीखने लगा। तो बस सिर्फ भाग्य से एक बुड्ढे से मिलने के बाद अपना हाथ अचानक से लेजेंडरी मार्शल आर्ट को सीखने लग गया। इसके कई सालों बाद अपने हाथ को पता चला उसका जो लेजेंडरी मास्टर है ना, इसको द 9 फिंगर गॉड बेगर कहा जाता है, जो कि कब का डिवाइन रैम में पहुंच चुका है। उसके दिमाग में बस एक सवाल आ रहा था, जो कि इस तरह के मार्शल आर्ट को उसका मास्टर उसे मतलब सिखाई क्यों रहा है। जिस सवाल का जवाब में उसके दिमाग में एक और सवाल आया, और वे है सिर्फ क्या उस अंडे की वजह से, आई मीन सच्चे मुच में बस एक अंडे की वजह से इतने सारे लेजेंडरी मार्शल आर्ट को सिखाया जा रहा है। जिसका जवाब भी अपने हाथ को नहीं मिलता था, तो वो मतलब क्या करता, फेयरफुल एंड पेनफुल इस ट्रेनिंग को उसने इंडोर किया। थैंकफुली वो मतलब अकेला नहीं था, जिसकी वजह से ये सारी चीज सहने लायक बन गया था। तब इस सीन के बाद एक और बार फिर से अपने लेजेंडरी बुड्ढा और हाथ को देखे जाता है, लेकिन इस बार अपना हाथ थोड़ा बहुत मतलब बड़ा हो गया है। तो यहाँ अपने लेजेंडरी बुड्ढा हाथ को समझाता है कि मैंने जितने सारे टेक्निक तेरे को सिखाया ना, वो सब कुछ तो ठीक है, वो सब कुछ तेरे को ट्रेन करना पड़ेगा रोज, लेकिन कभी भी फंडामेंटल ब्रीदिंग टेक्निक और मेडिटेशन को करना मत भूलना। जिसके जवाब में अपना मतलब हाथ यार के गया। फिर से यस मास्टर कहता है। इसके बाद अपना लेजेंडरी बुड्ढा कहता है कि बच्चे, तूने काफी ग्रोथ हासिल किया है, लेकिन उतना भी ग्रोथ हासिल नहीं किया है जिसे तू मेरे को हरा पाएगा, फिलहाल के लिए तो बिल्कुल ही नहीं। ये बोलने के बाद अपना लेजेंडरी बुड्ढा अपने हाथ से एक फ्रेंडली स्पारिंग करने के लिए कहता है। फिर से मतलब इससे पहले भी उसने ट्रेनिंग के दौरान काफी बार अपने लेजेंडरी बुड्ढे से स्पारिंग किया है। तो अब स्पारिंग की शुरुआत में अपना लेजेंडरी बुड्ढा हाथ से कहता है, अरे यार मेरे घुटने आजकल ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब पता है क्या हुआ, आज बारिश होने वाला है। जिस बात को सुन के अपना हाथ भी फुल तैयारी करते हुए कहता है, अरे मास्टर, आपके जो घुटने का दर्द है ना, ये दर्द मेरे आंखों से आंसू दिलाता है, आपको पता ही क्या। जिस बात को सुन के अपना बुड्ढा भी कहता है, अरे मैं धन्य हो गया, मेरा डिसाइपल मेरे बारे में इतना परवाह करते है कि मैं क्या कहूँ। लेकिन उस तरफ क्या अपने हाथ ने बड़ी तेजी से अपने डिस्टेंस को क्लोज करके एक हमला कर देता है, जो कि फटके में नहीं बदलता है, क्योंकि ये अपना लेजेंडरी बुड्ढा है जो कि डॉज करते हुए कहता है, लेकिन मैं कभी कभार गुस्सा हो जाता हूँ पता है, क्योंकि मेरा डिसाइपल बेवजह मुझे यहाँ से वहाँ मूव करवाता रहता है। वैसे मेरे प्यारे डिसाइपल, तेरे को मैंने ये वाला टेक्निक तो नहीं सिखाया। लेकिन उस तरफ का
अपना हा लेजेंडरी बुड्ढे के पीछे आके उसे मतलब मुक्कों की बारिश करवा देता है, जिस मुक्के के बारिश को अपना लेजेंडरी बुड्ढा बिना देखे, जैसे कि मतलब देख रहे हो आप लोग भी, बिना देखे उन सारे मुक्कों को डॉज कर रहा है। और डॉज करते कहता है, अरे मेरे डिसाइपल तेरे को पता नहीं है मेरे पीछे भी आंखें लगा हुआ है। जिस बात को सुन के अब अपना डिसाइपल यानी कि हा ऊपर से हमला करने की कोशिश करता है, जिस हमले को भी अपना लेजेंडरी बुड्ढा डॉज करके जब अपना मतलब हा अब लैंड करने के बाद नेक्स्ट अटैक करेगा ना, उसी मोमेंट में उसे एक नी मार के देता है। तो अब ये वाला फटका खाने के बाद अपना हा लेजेंडरी बुड्ढे से कहता है, अरे मास्टर जी अपने डिसाइपल से ऐसे छूट कहने का ठीक है, आपका घुटना तो बिल्कुल ही ठीक है। जिस बात को सुन के अपना लेजेंडरी बुड्ढे कहता है, मेरे प्यारे डिसाइपल अगर मेरा घुटना काट भी दिया जाए ना तब भी मैं तेरे को अब इससे पहले अपना बुड्ढा मतलब कुछ डायलॉग वगैरह दे पाता। उस तरफ हा इस वाले मतलब लकड़ी को पकड़ के लेजेंडरी बुड्ढे के ऊपर एक और बार हमले की शुरुआत कर देता है। तब इस हमले में अपना हा डायगोनल स्ट्राइक ऑफ द डॉग बैक इस्तेमाल करता है। उसके बाद राइजिंग द डॉग टू द हेवन इस मूव का इस्तेमाल करता है। तो मतलब जैसे मैंने बोला ये सारे बेगर्स लोग की टेक्निक है, तो उनकी जिसे मतलब नाम भी है। तो अब यहाँ बार की वजह से अपने इस लेजेंडरी बुड्ढे को एक स्ट्राइक पड़ा, जिस चीज को देख के अपना लेजेंडरी बुड्ढा कहता है कि उसने काफी इम्प्रूव किया। लेकिन अब उस तरफ अपना हा पहली बार एक स्पार में उसने मतलब अपने मास्टर के ऊपर स्ट्राइक लगाया है, जिस चीज की वजह से वो मतलब खुश होता है। उस मौके को देख के ही अपना लेजेंडरी बुड्ढा अपना मतलब हा के चंगुल से निकल जाता है, जो चीज समझ के अपना हा मतलब कहता है कि उसे यहाँ रिलैक्स नहीं होना चाहिए था। लेकिन उस तरफ अपना लेजेंडरी बुड्ढा कहता है कि तूने तेरे सारे पेटी ट्रिक्स को यूज कर लिया। तब यहाँ जिस ट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, उनमें अपना हा बड़े बड़े चट्टानों को, छोटे छोटे चट्टानों मतलब पत्थर वगैरह को अपना लेजेंडरी बुड्ढा जो छलांग मारा ना उसकी ओर फेंकता है। तो हवा में अपना लेजेंडरी बुड्ढा डॉज नहीं कर पाएगा। लेकिन इस तरफ क्या अपना तो लेजेंडरी बुड्ढा है, तो वो बस एक छोटे से पत्थर के ऊपर अपने पैर रख के वो सारे मतलब बारों के डॉज करते हुए खुद को बैलेंस करते हुए वही मतलब हवा में उड़ने लगता है। अरे ऐसे मतलब उड़ते हुए कहता है कि तेरे पास ऐसे और ट्रिक्स वगैरह है क्या। तो इस कारनामे को देख के अपनी हाँ के हवा टाइट हो जाता है, क्योंकि मतलब अपना लेजेंडरी बुड्ढा सीरियस मूड में आ रहा है। जिसकी वजह से वो कहता है, अरे मास्टर आपका डिसाइपल का हो गया तो मैं हार मांगता हूँ। वैसे मास्टर जिसके मैंने एक्सपेक्ट किया था अब तो कुछ ज्यादा ही लेजेंडरी बुड्ढा निकल गए। लेकिन उस तरफ अपना लेजेंडरी बुड्ढा कहता है, अरे क्या कह रहा है तू हार मानता है, लेकिन अभी भी तो मजा ना शुरू हुआ था। ये बोलने के बाद अपना लेजेंडरी बुड्ढा मुंह से एक फायर ब्रेथ यूज करता है। नहीं, इस मूव का नाम है ड्रंकन ड्रैगन डांस। तो इस वाले मूव को अपनी तरफ आते हुए देख के अपना हाँ कहता है, अरे मास्टर जी मैंने कहा मेरा हो गया, अब प्लीज ये आपका हमला को वापस ले लीजिए। लेकिन हमला तो हो गया था। तो यहाँ अपना हाँ उस हमले के चपड़े में आ गया। इस वजह से वो मतलब बेहोश भी हो गया था। इसके बाद कुछ देर बाद जब उसका होश होता है वो यहाँ कहने लगता है, और ये शायद राइटर ने मजाक के लिए मतलब ऐड किया है कि क्या हुआ, मैं कहाँ हूँ, क्या मैं रिग्रेस हो गया? नहीं, ये मेरा री इनकारनेशन है। उसके बाद से तो यहाँ अपने लेजेंडरी बुड्ढा झरने के नीचे बैठ के अपने डिसाइपल को ज्ञान दे रहा है, जैसे कि इस बेगर सेक्ट का एंशिएंट टाइम से ही फाउंडेशन है लॉयल्टी और सिविलिटी। तो इस चीज को अगर इग्नोर कर दिया जाए ना, जैसे कि एक करप्ट रूट पूरे जंगल को पचा के करप्ट करने में काफी होता है, वैसे ही हमारे बेगर सेक्ट में भी चल रहा है। यह बोलने के बाद अपने लेजेंडरी बुड्ढा आगे कहता है कि रायन अगर मैं तेरे जैसे यंग होता ना तब मैं इस बेगर सेक्ट को बिल्कुल शुरुआत से दोबारा बनाता। तो अब इस बात को सुनकर अपना हाँ कहता है, क्या मास्टर आप बेगर सेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना? जिस बात को सुन के अपना लेजेंडरी बुड्ढा कहता है कि तू इस बात को समझ जाएगा ग्रेजुअली कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बोलते अपने लेजेंडरी बुड्ढा हंसने लगता है और मतलब अपने हाथ से पूछता है, क्या वो क्यूरियस है कि अपने लेजेंडरी बुड्ढा किस तरह के बेगर सेक्ट को ड्रीम करता है। और यार यहाँ सीन चेंज हो गया ना, वो लोग झरने के नीचे से झरने के ऊपर पहुंच गए कब? तो यहाँ आज के दिन अपने लेजेंडरी बुड्ढा एक बिल्कुल ही एक्साइटेड बच्चे की तरह अपने हाथ को बेगर सेक्ट के बारे में बताने लगा। और ये साइट अपने मास्टर का अपने मतलब हाँ ने कभी नहीं देखा। उन्होंने जैसे कि बेगर सेक्ट के पूरे के पूरे पेंटिंग बना दिया। तो यहाँ सारे डिटेल और सब कुछ बता देने के बाद अपने लेजेंडरी बुड्ढा हा को एक फाइनल टेक्निक दिखाता है, जिसको दिखाने से पहले अपने लेजेंडरी बुड्ढा उसे कहता है इस मूव को हमेशा याद रखना। तो यार पहले ये जब मूवमेंट दिखा रहा था ना तब मतलब सच में लग रहा था अपने लेजेंडरी बुड्ढे का उससे भी ज्यादा लेजेंडरी मूव होगा कोई। लेकिन इस मूव को परफॉर्म करने के बाद वो लेजेंडरी मूव था भीख मांगने का। अरे बाबा प्लीज एक पेनी दे दे, बिल्कुल ऐसे दिख रहे हो। तो यारो ये वाला मूव देख के ना, और शायद आप लोग की याद होगा ये अभी तक फ्लैशबैक ही चल रहा है, तो इस मूवमेंट को आपने हानि
उस सेक्ट के दरवाजे को तोड़ने के बाद भीख मांगने का मूवमेंट परफॉर्म किया था ना, वो यही वाला टेक्निक है। तो यहाँ अपने लेजेंडरी बुड्ढा इस मूवमेंट को दिखाते हुए अपने हाथ से बोलता है, यह टेक्निक विनम्रता, रिस्पेक्ट, एक अच्छी बिहेवियर जो कि आपको एडवांटेज दिलाता है टफ वक्त पे। ये समझने के बाद अपना बुड्ढा मतलब अपने हाथ से पूछता है कि एक एकदम ग्रेट टेक्निक है ना, जिसके जवाब में अपना मतलब हाँ कहता है, मेरे को तो देखने में लग रहा है ये बस एक भीख मांगने का ही तरीका है। तो आप वहाँ से सीन शिफ्ट गए, अपना लेजेंडरी बुड्ढा हा को मार्केट में ले आके सरेआम उस मूवमेंट को उसके साथ परफॉर्म करने के लिए कहता है, यानी कि बेसिकली भीख मंगाता है भाई। जिसको करते हुए अपना लेजेंडरी बुड्ढा मतलब अपने हाथ से पूछता है कि वो क्या सही तरीके से टेक्निक को परफॉर्म किया, जो कि यार अपने हाथ परफॉर्म करते हैं ना, उसको मतलब काफी सारा मारा आता है यहाँ पे। तो अब इसके बाद अपना लेजेंडरी बुड्ढा फिर से अपने हाथ को ज्ञान देने लगता है, ये बोल के कि राइन, हम बेगर सेक्ट के बंदे, हमको तुच्छ माना जाता है, हमको साइड किया जाता है, लेकिन फिर भी हम इंफॉर्मेशन सेल करते हैं। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इनकम्प्लीट हो सकता है, लेकिन इसी से ही हम लोग ग्रो होते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है हम उन मार्शल आर्टिस्ट की तरह होते हैं जिनके पास पावरफुल फोर्स होते हैं, बल्कि हम लोग रिचनेस, हार्ट और इंटेंशनल स्ट्रेंथ के ऊपर भरोसा करते हैं। रायन मेरे बच्चे, इस बात को याद रखना, मार्शल आर्ट शुरू नहीं होता पावर से, बल्कि दिल के छोटे से कॉर्नर के पेनी से। इसलिए मैं चाहता हूँ तू हमेशा और ये हैबिट बना ले कि तू हमेशा सेल्फ रिफ्लेक्ट करेगा। तो अब वहां से सीन सब के अभी शायद सर्दी का महीना आ गया है, क्योंकि यहाँ अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ मतलब बड़ी हो रहा है। तो यहाँ ये लोग भी बेगर सेक्ट ही बंदे हैं जो कि अपने हाथ को देखे, जो कि मतलब अभी भी एक व्हाइट रोब बेगर है, जिनके पास मतलब बेगर सेक्ट के कोई काम काज नहीं होता है, उनके पास भीख मांगना होता है। तो इस चीज को देख के कि अपना हाथ इस तरह मतलब घोड़े बेच के पैर की स्टहनी मतलब किस तरह सो रहे आप लोग देख रहे हो, तो इसी चीज को देख के वो बेगर्स लोग मतलब गुस्सा करने लगते हैं कि ये व्हाइट रोब बेगर्स का मतलब कोई काम ही नहीं होता है, साला हर वक्त जब देखो घोड़े बेच के सोते रहते हैं। तो दिन या कह लो रात काफी नॉर्मल चल रहा था, जब तक ये बंदा सब लोगों को चिल्ला चिल्ला के ये नहीं बताता है कि अपना हा चिल पंग जो कि फॉर्मर सेक्ट लीडर है वो मर गए हैं, वो भी ईस्टर्न जर्नी के दौरान। तो आप इस बात को सुन के अपने हाथ को तो मतलब कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ नीचे बाकी के बेगर्स लोग ये कह रहे कि ये तू क्या बकवास कर रहा है, हमारा लेजेंडरी बुड्ढा ऐसे कैसे मर सकता है। उसमें ये बंदा अंदर से बाहर आते पूछता है, ये तू क्या बकवास कर रहा है, शांत होके स्लोली बता सिचुएशन क्या चल रहा है। जिसके जवाब में अपने ये बंदा रोते हुए कहता है कि हमारा फॉर्मर सेक्ट लीडर गांव के एक परिवार को ख्याल रख रहा था, तभी कुछ बैंडिट्स ने उस गांव के ऊपर हमला कर दिया। जिस बात को सुन के इस तरफ अपना हाथ सोचता है कि मास्टर, अपना लेजेंडरी बुड्ढा इस तरह के बैंडिट्स के हाथों मर सकता है, ये चीज तो जरा सा भी सेंस नहीं बना रहा है। इसलिए वो उस बेंच से नीचे उतर के इस बंदे को पकड़ के कहता है, अबे तू क्या पागल हो गया है, ये क्या नॉनसेंस वाली बात कर रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हो गई इस तरह फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलाने की। उसके बाद वो और भी ज्यादा चिल्ला चिल्ला के कहता है कि अगर मास्टर चाहते ना तब वो पूरे बैंडिट्स के फोर्सेस को सिर्फ हाफ ही दिन में खत्म कर देते। उसके जगह तू मुझे इस बात के ऊपर विश्वास करने के लिए कह रहा है कोई गांव में इनसिग्निफिकेंट बैंडिट्स के हमले में मेरा मास्टर मारा गया है। तेरे इस सवाल के जवाब में अपना ये वाला बंदा मतलब क्या जवाब देगा, इसलिए वो रोने लगता है। लेकिन इस तरफ अपने हाथ के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रहा है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मास्टर किसी बैंडिट्स के हाथों मर जाए, और एक्चुअली ये चीज कोई सेंस भी नहीं बना रहा है। तो यहाँ आखिर चल क्या रहा है, यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ चल रहा है। लेकिन अब यहाँ अब जाके अपने बंदा रोते हुए कहता है कि उसके पास एक और इन्फॉर्मेशन है, जिसमें फॉर्मर सेक्ट लीडर जहाँ मरा था ना, वहाँ किसी एक सस्पिशियस बंदे को देखा गया है। तब इस बात को सुनकर अपना हाँ कहता है कि क्लियरली बता फुल इन्फॉर्मेशन क्या है। जिसके जवाब में अपना ये वाला बंदा कहता है कि उस जगह पे काफी अंधेरा था, इसलिए वो ठीक से देख नहीं पाए, लेकिन जो बंदा सस्पिशियस लग रहा था ना, उसके माथे पे एक रेड स्पॉट नोटिस किया गया है। तो ये रेड डॉट फोरहेड पे दिखा गया है। तो यार यहाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, जब पहली बार अपने हाथ को दिखाया गया था उसके आंखों के नीचे वैसे ही एक रेड डॉट था, जिसको मैं तील या स्पॉट कहने की कोशिश कर रहा था, जो कि अभी भी नेक्स्ट पैनल में हम लोग को फोकस करके दिखाया जाता है। इस तरह रेड स्पॉट वाले बंदे लोग का कोई ना कोई सीक्रेट जरूर है। तब इसी के बाद ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। तभी प्रेजेंट में आप लोग पीछे कैरी होने वाला बंदा अपने हाथ से रैन करके बोलता है कि वो क्या मास्टर की वजह से बेगर सेट को छोड़ने की बात कर रहे हैं ना। जिसके जब मैं अपना हाथ वो सारे पुराने दिनों का बातों को याद करते हुए रोते रोते लेकिन स्माइल करते हुए इस बंदे से बताता है, मैं क्यों इस वजह से छोड़ के जाऊंगा, मैं तो बस बेगर जैसे लाइफ को छोड़ने के लिए बेगर सेट को छोड़ने की बात कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ उन लोगों को पहाड़ी चढ़ना हो गया, तो अपना हाथ
इस बंदे को वहीं पे उतार के अकेला ही आगे जाते हुए वही वाला गाना गाने लगता है जो गाना उसके मास्टर हमेशा गा करता है। यानी कि सारे डिलीशियस खाना वगैरह के नाम का ना ऐसे बस गाने की तरह गाते हुए चलते हुए अपने मन में सोचता है कि उसने जब ये डिसाइड किया था कि वो बेगर सेक्टर छोड़ के जाएगा तब उसके मास्टर ने सेंस करके उससे पूछा था कि रायन तूने क्या सोचा है इसके बाद तू कहाँ जाएगा। तब इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाता है जहाँ के अपना हाँ बताता है कि उसने डिसाइड किया था कि वो मास्टर को फॉलो करेगा। लेकिन इस पैनल में आप लोग देख रहे हो ये जगह ये मतलब जंग की मैदान लग रहा है भाई, जहाँ की अपना हाँ अकेला खड़ा है। तो यहाँ मेरे को ऐसा लग रहा है ये सीन ना अपने हाँ का मतलब फ्यूचर का सीन है। तो यहाँ शायद उसने जब अपने मास्टर के पाथ को फॉलो किया तब वो पाथ शायद इस लड़ाई में उसको ला दिया। तो ये मेरे को लग रहा है। लेकिन अब स्टोरी में आते तो अब यहाँ से सीन के हमें सिंगसी प्रोविंस के बेगर सेक्ट को दिखाया जाता है जहाँ की इन बंदों के मीटिंग में वही कांड के बारे में डिस्कस चल रहा है जो कि अपने हाँ ने उस गोंग डोंग के सेक्ट में किया था। तो अब इससे मिलो, इसका नाम न्यामहन है जो कि गोनहॉन इस हॉल का मास्टर है। तो इस मीटिंग में कोई बंदा कहता है उसे अगर इस तरह के मिस फैलाना ही था तो मतलब कहीं और जगह फैला था, वहीं पे फैलाना क्या जरूरी था क्या। तो अब इस बात को सुन के यह संकल जो कि मतलब बेगर सेक्ट का इन्फ्रोसर है, ये बंदा कहता है हम लोग के यहाँ जो भी कहे उसने तो वहाँ कारनामा कर दिया है ना, तो हम लोग को अभी उनके गुस्से से निपटने के लिए कुछ प्लान बनाना चाहिए। जिस बात को सुन के उस तरफ ये बंदा जो कि एल्डर है, इसका नाम बेंजेक है, जो कि कहता है हम लोग राइट्स अलायंस का पार्ट बन पाए क्योंकि हम लोगों ने लाइन कोर्स नहीं किया है। लेकिन अभी आपने हाँ ने जो किया ना वैसा कांड पिछले 300 सालों से जब मतलब बेगर सेक्ट को बनाया गया है तब से व्हाइट रूप का ऐसा कोई बेगर इस तरह बड़ा कोई रकस खड़ा नहीं किया था। इसलिए अपना ये बंदा सजेस्ट करता है कि उन लोगों को अपने हाँ को मार देना चाहिए जिससे ये दिखाया जाए कि वो जो अपमान किया ना मतलब सेक्ट में घुस के उसके लीडर से किसी एक बेगर से माफी मंगवाना ये तो मतलब अपमान ही हुआ ना। तो वैसे अपमान करने का परमिशन इनके बेगर सेक्ट के कोई भी लीडर ने नहीं दिया है। जिस बात को सुन के अपना ये वाला बंदा कहता है कि सिर्फ एक व्हाइट रोब बेगर के सर भी कर दिया जाए ना तभी उनका जो अपमान हुआ है, जो उनका प्राइड हार्ट हुआ है, वो प्राइड लौटने वाला नहीं है। लेकिन इस बात को ये बंदा इग्नोर करते हुए हॉल लीडर से कहता है कि उन लोगों को अपने हाथ को इमीडिएटली कैप्चर करके एलिमिनेट कर देना चाहिए। जिस बात को सुन के अपने हॉल मास्टर जोर जोर से पहले हंसता है, उसके बाद उन लोगों को कहता है कि मैं समझ रहा हूँ तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यहाँ तुम लोग को फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद जन मन जन से बात करूंगा। जिस बात को सुन के एक बंदा कहता है कि हॉल मास्टर वो लोग ऐसे बंदे नहीं है जिनके साथ नेगोशिएट करने पे या बात करने पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अब इस बात को सुन के अपने हॉल लीडर सीरियस होकर कहता है अच्छा मुझे एक बात पूछने तो पहले, हमारे बेगर सेक्ट के जो डिसाइपल होते हैं उसको दिन दहाड़े वैसे ही बस पीटा गया जिस मामले को वैसे ही बस छोड़ के हमारे बेगर सेक्ट के बंदे ने उस चीज का बदला लिया, उससे उसको सजा देना पड़ेगा। और आप एल्डर आपका पॉइंट एक गुड पॉइंट है जो कि 300 साल से जब ये बेगर सेक्ट बना था तब से इस बेगर सेक्ट एक रूल है और उस रूल के खिलाफ आपने व्हाइट रोब बेगर गया था जिसलिए वो पनिशमेंट के हकदार है। लेकिन उसी बेगर सेक्ट के रूल में ये भी तो लिखा गया है हम बेगर सेक्ट के बंदे के भी अपना एक प्राइड होता है। तो वो रूल क्या था पता है, अपने साथी बेगर्स के साथ लॉयल्टी को ऐसे प्रोटेक्ट कर रखना जैसे वो लॉयल्टी तुम्हारी जिंदगी हो। तो ये बात तुम लोग के साथ पता होगा कि इस पूरे जोंगहन में हमारा बेगर सेक्ट जिसके पास कुछ नहीं है वो सबसे बड़े इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने वाले ऑर्गेनाइजेशन बन गया, उसका वजह ये लॉयल्टी है। तो यहाँ मेरे नजरिए से ये जो इंसिडेंट हुआ ना पूरा का पूरा इसे वही रूल का एक सैंपल कहा जा सकता है। तो अब मुझे बताओ कि हमारे बेगर सेक्ट को ऐसे ही बस साइलेंटली किसी से भी बीटिंग खा के चुप रहना चाहिए। जिस वक्त सुन के अपना वो एल्डर फिर से मतलब कुछ कहने की कोशिश करता है, जिस बात को अपने हॉल मास्टर पूरी तरह से इग्नोर करके कहता है अरे यार मैंने कहा ना एक तरीके से उस बच्चे ने हमारे बेगर सेक्ट का रूल को ही अपहोल्ड किया है तो हमें पनिशमेंट देने की बजाय उसे तो रिवॉर्ड देना चाहिए। तो अब इस बात को सुन के ये इन्फोर्सर कहता है कि मास्टर ये जो कांड हुआ ना इसको ओवरलुक नहीं किया जा सकता है आपके नेगोशिएट करने के बावजूद भी। वैसे भी आपको अदर इश्यूज के बारे में फिक्र करना चाहिए। वो जो बेगर सेक्ट्स के माइग्रेशन केसेस हो रहा है वो केसेस होने की वजह बेगर सेक्ट्स के हेडक्वार्टर में मौजूद एल्डर्स लोग फोर्स कर रहे बेगर सेक्ट के डिसाइबल को जनहो से हटा के बारबेरियन लैंड में भेज रहा है। इस वजह से हमारे बेगर सेक्ट के ब्रांचेस ग्रेजुअली डिसअपियर हो रहा है। तो आपको ही पता है अगर इस इंसिडेंट के बारे में हेडक्वार्टर को पता चल गया तब उन लोगों के पास एक रीजन आ जाएगा हमारे बेगर सेक्ट के डिसाइबल को बारबेरियन लैंड में एक्साइल करने का।
तो आप इस इंसिडेंट के बारे में क्या कहेंगे? आप चाहे जो भी कहे, लॉयल्टी से पहले हमेशा अपना जिंदगी होता है। जिस बात को सुन के अपने हॉल मास्टर कहते हैं, अच्छा मैं समझ गया, लेकिन मुझे फिर भी लग रहा है इस इंसिडेंट के बारे में हमें और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तब इसके बाद कोई बाहर से कहता है कि मास्टर पिंग यहाँ पे आ चुका है। तो यार वो अब जगह पता चल रहा है इस बंदे का नाम पिंग है, जो कि इन लोगों को रिपोर्ट करता है कि अपना प्लान कर रहा है बैगर सेट को छोड़ने का। तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा हॉल उस कांड के रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा जाएगा। और आगे अपने पिंग कहता है कि ने जाते वक्त ये कहा था कि वो इस पूरे बैगर सेक्ट को रेवोल्यूशनाइज करेगा, जिससे कोई भी बंदा हमारे बैगर सेक्ट के बंदे को नीचे नजरों में ना देखे। तो बेसिकली अपना एक नया बैगर सेक्ट बनाएगा। इसका इंफॉर्मेशन ये पिंग इन बंदों को दे देता है। तो हमारा इस बात को सुन के ना ये तीनों के तीनों ही यहाँ मतलब पूरा का पूरा सन्नाटा बैठ जाता है। तो इस चुप्पी को तोड़ के ये एल्डर कहता है, वाह भाई वाह, बकवास करने की भी हद होती है। तो सच्ची मुच्ची में वो बेवकूफ इस तरह बेवकूफी करने जा रहा है। तो उस तरफ अपने हॉल लीडर एक बार के लिए सोचता है कि एक नया बेगर सेट था, लेकिन यहाँ सीरियस डिस्कशन में अपने एल्डर बोलता है कि वैसे एक वार्डरोब का बेगर उसका पार ही कितना है, जो कि एक नया बेगर सेट के बारे में बात कर रहा है। वो तो शायद साथ ही कुछ बेगर्स को लेके भीख मांगने के लिए और कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन इस बात को सुन के अपने एल्डर कहता है कि क्या तुम में से कोई भी उस वार्डरोब बेगर्स के मार्शल आर्ट को देखा है? जिस बात को सुन के ये इन्फोसर हंसते ही कहता है, वो छोटा वार्डरोब का बेगर्स वो क्या जाने मार्शल आर्ट के बारे में, वैसे भी हम लोग को जाना जाता है इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस के लिए। जिस बात को सुन के वो तीनों के तीनों ही हंसने लगते हैं, लेकिन इसके बाद ही वो तीनों के तीनों चुप हो जाता है। फिर से उस चुप्पी को तोड़ते हुए अपने एल्डर पूछता है, क्या वो वार्डरोब बेगर्स किसी मार्शल आर्ट को सीखा है? लेकिन यहाँ तो अब अपने इस हॉल मास्टर को पता है ना कि मतलब अपना कौन है और किसका मतलब डिसाइपल है। इसलिए वो अपने माथे पे हाथ रखते कहता है, तुम बेवकूफ के बच्चे लोग, तुम लोग क्या खाक की इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन हो? ये सोचते वो अपने मतलब लेजेंडरी बुड्ढे की बातों को याद करने लगता है, जिसने कि उससे कहा था कि अपना एक दिन इस करंट वाले बेगर सेट को छोड़ देगा। तो मैं जेन्युइनली क्यूरियस हूँ कि उस जैसा एक बंदा हमारे बेगर सेट को कौन सी दिशा में लेके जाएगा। तो उस सीन की बात हम लोग को हुनान प्रोविंस के चंचा एरिया में दिखाया जाता है। अपना एमसी अपना बेगर्स का काम कर रहा है, यानी कि भीख मांग रहा है। लेकिन जब उसके शकल को हम लोग को देखा जाता ना, उसके शकल में वही एम्बेरेसिंग गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन नजर आता है, जो कि चिल्ला चिल्ला के कहता है। उस तरह के बड़ी बड़ी बात करने के बाद वो एक और बार फिर से वही भीख ही मांग रहा है, जो कि मतलब बुरा तो है, लेकिन उससे भी बुरा ये बात है इस बार वो काफी भूखा है। इसलिए वो इधर उधर देख के कहने लगता है कि शायद ये स्पॉट ना भीख मांगने के लिए एक बुरा जगह है। लेकिन ये बोलने के बाद वो मन ही मन सोचने लगता है कि यार मतलब जाए तो जाए कहाँ, उस तरफ सदर्न रीजन के विलेज में भी हालात कुछ डिफरेंट नहीं है। ये सोचते अपने एमसी का नजर इन दो चुन्नी मुन्नी के ऊपर पड़ जाता है, जो कि अपना बाबू सनागिरी कर रहे थे। लेकिन अब इन लोगों का क्या पता, इनको ही अपना घूर घूर के देख रहा है। तो यार जब वो अपने के पास से गुजरता है ना, तभी अपना इस बंदे के पैर को पकड़ लेता है, जो कि मतलब काफी जोर से पकड़ता है। इसलिए उसे ये बड़ा वाला झटका लगता है। लेकिन उस तरफ अपना हंसते कहता है कि एक्सक्यूज मी, क्या आप लोग मुझे कुछ खाना दे सकते हैं? तो यार भीख मांगने का ये शकल दिख रहे हो, और बात यार उसने वैसे ही किया था। तब ऐसी एक नजारे को देख के अपने ये चुन्नी मुन्नी का मोटी चुन्नी अपने एमसी के ऊपर लातों की बरसात कर देता है, जिस चीज को देख के अपने ग्रीन वाला चुन्नी कहता है, अरे मेरा बाबू सब कुछ ठीक है, तो आप रुक सकते हैं। क्योंकि इस तरफ अपना एमसी दोबारा इस ग्रीन चुन्नी का पैर को पकड़ के इसको शायद मतलब कोई प्रेशर पॉइंट दे देता है या तोड़ देता है कुछ, जिसकी वजह से मतलब इसका हालात दिख रहे हो। लेकिन इस तरह अपना कहता है कि हैंडसम और हैंडसम चुन्नी मुन्नी एक अच्छी और सेफ ट्रिप लेना। तो अब वहाँ का कांड तो हो गया, जिसमें अपने को कोई भीख तो नहीं मिलता। इसलिए वो इस पत्थर के ऊपर गुस्सा निकलते हैं, लात मारते हुए जाते हुए कहता है, अरे धत, ये भीख मांगना भी कोई काम हुआ क्या? सच में ये भीख मांगने काम मुझे सरासर भी सूट नहीं करता। कुछ ना कुछ करके मुझे कहीं से पैसे जुगाड़ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ उसे स्मेल आ जाता है, कोई से रेस्टोरेंट या इनके पास किस तरह के पोर्क की डिश बना रहा है, जिसको सुन के इसको मतलब और जैसा भूख लग जाता है। इसलिए वो कहता है, अभी इस वक्त में ना कोई अंडा भी उस पोर्क के डिश जैसा टेस्ट करेगा। अरे यार क्या करूँ, मुझे क्या माउंटेन में जाके घास फूस खाना पड़ेगा क्या? ये बोलती है अपने को याद आ जाता है कि वो चुन्नी मुन्नी किसी लेक के बारे में बात कर रहा था, जो कि इस जगह से काफी मतलब करीब है। तो वहाँ जगह वो मतलब मच्छी वगैरह कर सकता है ना। इसलिए अपना मिलियन फिनिक्स टेक्निक के इस्तेमाल करके नीचे की तरफ कुत्ते इस टूकुआन लेक की तरफ आ रहा था। तो
तो यहाँ जब अपना हाँ पहुंच जाता है ना, तब उसे फिर से नजर आ जाता है वो चुन्नी मुन्नी, जिसको देख के अपना हाँ भी सोचता है अरे चुन्नी मुन्नी हम लोग दोबारा मिल गए। लेकिन यहाँ वो आया था मतलब मच्छी पकड़ने के लिए ना, तो वो कहीं से एक बम्बू की छिप बना लेता है जिसका इस्तेमाल करते हुए उसे 15 मिनट हो जाता है, लेकिन यहाँ एक भी उसे मच्छी नहीं मिलता। इसलिए वो फिर से एकदम ही गुस्सा हो जाता है और गुस्से में सोचता है अगर इस लेक के आसपास कोई लोग नहीं होता ना, तो वो एक ही मूव में इस पूरे लेक के पानी को खत्म कर देता। ये सोचने बाद अपने से आगे सोचता है कि फिशिंग काम भी ना उसे सूट नहीं करता, लेकिन उस तरफ से ये बंदा भी शायद कोई मतलब बेगर होगा जो कि अपने हाथ से कहता है कि उसका बॉडी बैलेंस काफी अच्छा है, उसने शायद किसी तरह के मार्शल आर्ट को सीखा है, लेकिन उसके पास पेशेंस की कमी है। तो तेरे पास मच्छी कैसे आएगा? वैसे भी मच्छी पकड़ना अपने आप में ही एक जर्नी है जो कि नेचर के साथ आपको हार्मनी स्टेट में ला देता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा तू पेशेंस से अपने लाइफ को एक्सप्लोर कर। लेकिन इस तरफ अपनी हाँ की नजर उस बंदे के बास्केट की तरफ पड़ता है जहाँ की एक भी मच्छी नहीं है। इसलिए वो इस बंदे से कहता है अबे ओ एक्टिंग तो ऐसा कर रहा है तो क्या क्या नोवेल है, लेकिन तू भी तो कोई मच्छी नहीं पकड़ पाया है। ये बोलते ही अपना हाँ इस काम को भी क्विट कर देता है। इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट सीन में देखा जाता है अपने हाँ को बड़ी जोर की भूख लगी है। इसलिए वो कहता है अरे यार ये भूख ही मेरे को मार डालेगा, मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऑलरेडी मिस करूंगा उस कुंचल हॉल को। कहा उसने सोचा था उसके पास पैसा होगा, अच्छे कपड़े वगैरह होगा, घोड़ा में बैठ के सारे बेगर्स का अपने अंडर में ले लेगा, लेकिन रियलिटी तो ये है चौंगहन में कई सारे अच्छे से अच्छा मार्शल आर्टिस्ट बेयरली बस सर्वाइव ही कर रहा है। तो यहाँ ऐसा ना हो कि वो भूख से ही मर जाए। लेकिन यहाँ ये सब कुछ बोलते है सोचते है उसका नजर आ जाता है एक परफेक्ट स्पॉट भीख मांगने के लिए। तो यहाँ अपना हाँ अपने मास्टर का सीखा हुआ वही लेजेंडरी मूव यूज करता है और भीख मांगने के लिए मुझे ये छोड़ दिया गया है, मैंने 2 दिनों से नहीं खाया है, मैंने 10 दिनों से नहीं खाया है, प्लीज कोई मुझे पेनी दे दो। तो अब यहाँ हम लोग को देखा जाता है अपने हाँ के पास कोई मतलब परछाई अप्रोच कर रहा है, यानी कोई बंदा अप्रोच कर रहा है जो कि सीधा सीधा ये शायद कुछ लकड़ी का चीज था जिसको अपने हाँ के सर में ये तीनों बंदे मार के फोड़ देता है। तो इस फटके को खाने बाद ना अपने हाँ को वही वाला मेमोरी याद आ जाता है जिसमें पहली बार उसे बेगर बच्चों ने धोते हुए ये कहा था कि बेगर्स का भी अपना एक रूल होता है, अपना एक एरिया होता है। तो इस तरफ अपने हाँ का तो मतलब मेमोरी फ्लैशिंग हो रहा है, लेकिन उस तरफ वो जो बंदे मरा था ना उनमें से एक और बंदा एक्चुअली उन लोगों का भीख मांगने की जो कटोरी होता है ना उस कटोरी को अपने हाँ के सर में एक और फोड़ देता है। तो अब यहाँ जब अपना हाँ अपना मुंह उठा के उन बंदों की तरफ देखते हैं ना तो उसको मतलब नजर आ जाता है ये बंदे बेगर सेक्ट के बंदे हैं। तो यारो यहाँ मैं एक बात बताते रहा हूँ, अपना जो एमसी है जिसको पहले ही बताया गया था कि वो एक व्हाइट रो बेगर्स होते हैं जिसको अभी चेंज करके मुजियालाल कर दिया गया है, इसलिए मैं व्हाइट रो बेगर सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ ये रिंग का क्या मामला है, तो बेगर सेक्ट में ये रिप्रेजेंट करता है कि वो बंदा लीडरशिप के स्ट्रक्चर में कौन से पोजीशन में आता है। तो ज्यादातर बेगर इक्वल मेजोरिटी बेगर इनके पास सिर्फ 2 या नहीं तो एक ही रिंग होता है, लेकिन जब आप तीसरे रिंग को पा लेते हैं ना अपना ही डिवीजन को लीड कर सकते हैं। इसी तरह बेगर सेक्ट के लीडर जो होते हैं ना उनके पास 9 रिंग होते हैं। तब इस इंफॉर्मेशन के बाद अपना एक गंदी थोबरे का बेगर अपने एमसी को बताता है अबे हरामजादे के बच्चे, तेरे को क्या बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता है जो तू बिना फी दिए इस अच्छी स्पॉट में बिजनेस कर रहा है, ऊपर से ये हुनर है तू यहाँ कूका टेक्निक दिखा के भीख मांग रहा है। लेकिन उस तरफ अपना हाँ मन में सोचता है कि ये बात सच है कि बेगर्स का अपना ही एक प्री डिटरमिन स्पॉट होता है जिसके ऊपर एग्रीमेंट भी किया जाता है, लेकिन उसे यहाँ लग रहा है यहाँ कुछ गड़बड़ है क्योंकि ये बंदा इसके पास इंटेंशनली इस तरह आया है। लेकिन उस तरफ अपने मोटा बेगर अपना बकवास करना बंद नहीं करता और कहता है अबे कुछ पता क्यों नहीं रहा, तो ऐसा लग रहा है तेरे को मार कुछ कम पड़ी है। ये बोलने के बाद कई भीख मांगने को उस कटोरी को दोबारा अपने हाथ के सर में फोड़ने वाला था, लेकिन तभी अपना हाथ इस बंदे को एक घुटना देके मारता है। उसके बाद उस बंदे को बालों से उठा के पेट में एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसके बाद क्या होना था ये दोनों बंदे ये स्पॉस करके वहीं पे बैठ जाता है। लेकिन ये बंदा 10 कदम दूर जाके बैठते हुए कहता है अरे बॉस, जिस चीज को देख के अपना हाथ कहता है अब वे इस तरह बा। तो अब यहाँ ये तीनों अपने हाथ का मार्शल आर्ट देख के इसका अपना भाई बना लेता है और कहता है भाई माफ कर दे भाई। लेकिन उस तरफ अपना हाथ कहता है मेरे पास तुम लोग के लिए क्वेश्चन है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम लोग साले इंतजार ही कर रहे थे कि मैं कब इस पोजीशन को लूं और तुम लोग आके मुझे बीट कर सको। जिसके जवाब में ये दोनों बंदे कहते हैं अरे ब्रदर आपने बिल्कुल सही बोला। लेकिन ये तीसरा वाला बंदा कहता है नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन जब अपने ये दोनों ब्रदर्स की बिल्कुल सच सच बोली को देख के ये भी कहता है यस ब्रदर आपने बिल्कुल सही बोला।
लेकिन इस तरफ अपना हाँ पूछता है और ये फी वगैरह क्या चक्कर है, तुम लोग तो इसको लेके काफी एग्रेसिवली कर रहे थे। जिस बात के जवाब में अपने तीसरे वाला बंदा कहता है, अरे ब्रदर आपको पता नहीं है ये सब कुछ उस रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है। इस बात को सुन के अपना हाँ कहता है, ये रजिस्ट्रेशन ये क्या चक्कर है। जिसका जवाब अपने मोटा वाला बंदा ना देने की कोशिश करता है, लेकिन जब एक हाथ नहीं हथौड़ा इस मोटे के सर पे पड़ता है ना, तभी बोलना शुरू कर देता है कि इस हुनान के जंगसा बेगर के सेक्ट लोग फ्रीलांसिंग करते हुए बेगर्स और बच्चों को उठाते हैं, उनको अच्छी तरह से सिखाते हैं कि भीख कैसे मांगा जाए और उन्हें जगह रेंट पे देते हैं, जिसके बाद इन लोगों को रजिस्टर किया जाता है। और अभी अभी ये जो पूरा प्रोसेस बताया गया ना, इसको फ्रेंचाइजिंग करना प्रोसेस कहते हैं। जो बात की अपना हाँ भी कहता है कि इस तरह के इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस की क्यों जरूरत है। जिसके जवाब में अपना ये वाला बंदा कहता है कि जो फ्रीलांस बेगर होते हैं उनको जो बेगर सिखाते हैं, वो सिखाने वाला बेगर ना वो सीखने वाले बंदे से 30% भीख का वो सारा सामान ले लेते हैं ऐसा फी। जिस बात को सुनकर तो अपने हाँ को मतलब समझ भी नहीं आता, वो अपने मन में सोच रहे क्या चल रहा है यहाँ पे। लेकिन वो बाहर कहता है कि तुम लोग जो भीख मांग के इकट्ठा करते हो उसे ऐसे ही बस दे देना पड़ता है। तो ये बात अपना हाँ इस तरह से कहता है ना, जिसके जवाब में अपना ये वाला बंदा कहता है कि अगर इसे एक अलग पर्सपेक्टिव से देखा जाए ना, तो फिर इसे दे देना कहा नहीं जाएगा, ये कहा जाएगा कि ये म्यूचुअल सर्वाइवल टेक्टिक्स है। जिस बात को सुन के अपना हाँ फिर से हाथ नहीं हथौड़ा का फटका जब देता है ना, तभी बंदा कहने लगता है कि हाँ हमें ना चाहते हुए दे देना पड़ता है। लेकिन अब उस तरफ अपना हाँ इन लोगों को कहता है, हम बेगर्स लोगों के एकदम एक सिंपल रूल है, वो है आपस में इतने लॉयल्टी से रहना कि मुझ पे आने वाले मुसीबत हमारे पूरे ग्रुप में आने वाले मुसीबत बन जाते हैं। जिसके जवाब में अपना ये वाला बंदा ये पिरामिड स्ट्रक्चर करके समझाता है कि ये 30% दे देने का फायदा हमेशा किस तरह जो हायर अप बंदे होते हैं ना उनको मिलता है। तो ऐसा करते करते आपके पास अगर इनफ इस तरह की फ्रेंचाइज बन जाए ना, तब आपको कभी भी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके उल्टा आप पैसों में नहा रहे होंगे। तो ऑब्वियसली ये पिरामिड स्ट्रक्चर का फायदा हमेशा ऊपर में रहने वाले बंदों को मिलता है, लेकिन नीचे रहने वाले बंदे हमेशा एक्सप्लॉइट होते हैं। उसके ऊपर से उन लोगों को ट्रिब्यूट देना पड़ता है ताकि वो लोग मार्शल आर्ट सीख सके या खा सके या इनर बेगर सेक्ट में जा सके, जिसके बिल्कुल ही उल्टा पहले होता था। क्योंकि जिस एरिया में बेगिंग किया जाता है वहाँ का सारा फंड उस ब्रांच लीडर को जाता है, जो कि इन लोगों को वापस दे देता है फूड एंड शेल्टर के रूप में। तो एक्चुअली स्ट्रक्चर किसने बनाया होगा, क्योंकि ये जो स्टाइल है ना ये एक ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के स्टाइल है। लेकिन अगर सच में ये स्ट्रक्चर का भावना किसी बेगर के दिमाग में आया होगा तो वो बेगर कौन होगा, यू कह लो कैसा होगा, जहाँ मतलब कि अपना हाँ पुराने रूल्स को अपहोल्ड करते हुए एक नया बेगर सेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। उसके जगह अभी अपने हाँ के सामने एक ऐसा इनक्रेडिबली पिरामिड स्ट्रक्चर वाला बेगर सेट कोई बना रहा है जो कि मतलब रियली इफेक्टिव चीज है, लेकिन ऑब्वियसली ऊपर वाले बंदे के लिए। तो इन बातों को सोचते हुए ना अपना मतलब हाँ एक्साइटेड होने लगता है और कहता है ऐसा कौन होगा जो कि इस तरह की इनोवेटिव आइडिया से इस नए बेगर सेट को बना रहा है, वो बंदा शायद टॉप प्रेडिटर होगा। जिस बात को सुन के अपना ये वाला बंदा कहता है कि इस हुनान प्रोविंस के जो ब्रांच लीडर है ना उसका ये आइडिया है। तो अब ये सुनने के बाद अपना हाँ कहता है तो फिर चल मेरे को उस बंदे से मिलने ले चल। जिस बात को सुन के ये बंदा मतलब हेजिटेट करने की कोशिश करता है, लेकिन जब अपना हाँ अपना सीरियस वाला चेहरा दिखता है ना, तभी बंदा डरने की बजाय अपने मन में हंसते सोचता है कि साला अच्छा हुआ वैसे भी हम बेगर्स लोगों का एक मीटिंग होने वाला है, तब अगर ये बंदा ब्रांच लीडर से मिला ना तब ब्रांच लीडर इसको कच्चा चबा जाएगा। तो यहाँ अपना बंदा एग्री हो जाता है, लेकिन वो अपने हाथ से थोड़ी देर रुकने के लिए कहता है क्योंकि इसका कोटा अभी मतलब पूरा नहीं हुआ है, जिसको होने में मतलब ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। इस बात को सुन के इस तरह अपना हाँ कहता है, अच्छा तो फिर चलो देखते हैं तुम हुनन बेगर्स के स्किल कैसा है। जिस बात को सुन के अपना ये वाला बंदा फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर कहता है, अरे क्या बात कर रहे हो, हम हुनन से बंदों के बेगर्स के स्टाइल को देख के ना आप भी हक के बक्के रह जाओगे। वैसे एक बात है, अगर आप इम्प्रेस हो जाए तो क्या आप मेरे अंडर आ जाएंगे। जिस बात को सुनकर अपना हाँ फिर से हाथ नहीं हथौड़ा चलाता है, जिसका अब खाने के बाद इसका दिमाग फिर से ठिकाने पे आ जाता है। तब इसके बाद इन लोगों का परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है, लेकिन साथ ही साथ ये लोग बताने लगते हैं कि सर हाँ आपका बेगिंग का टेक्निक काफी आउटडेटेड हो चुका है, इसलिए वो टेक्निक ज्यादा मतलब काम नहीं आ रहा है। जिस बात को सुन के अपना हाँ कहता है कि इसका जो टेक्निक है ना ये टेक्निक उसने अपने मास्टर से सीखा था, ये टेक्निक मतलब उतना पसंद नहीं है, इसलिए वो अपने मास्टर ये टेक्निक सीखने के बावजूद भी हाफ हैजर्डली सीखा है। तब इस बात को सुन के ये बंदा कहता है कि हम सदर्न साइड के बेगर्स हमारे तरीका वाला एक रिफाइंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम लोग को एक टारगेट चूज करना पड़ता है। तो सर
आप इनमें से किस वाले टारगेट को चुनेंगे? जिस बात को सुन के अपना हाँ, ये जो बंदा है ना, जो मतलब सिल्क के कपड़े पहन के रखे है, उससे चुनता है। जो चीज देख के अपना ये वाला बंदा हाँ को समझाता है कि वो बंदा ना बिल्कुल ही रिच नहीं है। असल में रिच बंदे वो होते हैं जिनके पास कुछ वैल्यूएबल होते हैं, लेकिन वो वैल्यूएबल चीज कपड़ों के पीछे छुपा के रखते हैं। जिस बात को सुन के अपना हाँ एक और टारगेट को चुनता है, जिसको भी देख के अपना ये वाला बंदा कहता है न न न न न, ये टारगेट भी कोई काम का नहीं है। तो इस पॉइंट पे अपने हाँ को फिर से गुस्सा आ जाता है, तो वो एक और बार हथौड़ा अपने इस बंदे को देकर मारता है और कहता है आप ये वाला टारगेट क्यों नहीं? जिस बात को सुन के अपना ये बंदा ना इशारा करके दिखाता है, आपने तो ये सीख लिया कि रिच बंदे को स्पॉट कैसे करना है, लेकिन उस रिच बंदे से पैसे लेने के लिए आपको उसके बच्चे को टारगेट करना चाहिए, जिसका आप अपने ये बंदा एग्जाम्पल दिखाने वाला है। ये बोल के जमीन से कुछ मिट्टी उठा के अपने चुन्न मुन को कुछ ऑर्डर देता है, जिसका मतलब इन लोगों का रोज का काम है ना, तो इन लोगों को पता है आगे इन लोगों को क्या करना है। तो यहाँ जब सब कुछ सेटल है तो अपना ये वाला बंदा ना भीड़ के अंदर ही 8 डायरेक्ट स्टेप टेक्निक का इस्तेमाल करके उस छोटे से बच्चे के पैंट में वो पहले उठाया गया मिट्टी को लगा देता है, जिसके बाद ये बंदा और उसके चुन्नू मुन्नू इस छोटे से बच्चे का मजाक उड़ाने लगता है कि इस बच्चे ने सारे आम बाजार में इन सारे लोगों के बीच में पैंट में हक दिया। तब यहाँ वो अच्छा मतलब क्या करेगा, तो मतलब यहाँ वो रोने लगता है, अपने मम्मी को बताने लगता है कि उसने ये नहीं किया है, लेकिन इन लोगों का इस तरफ मजाक उड़ाना और भर गया है। इस तरह की अपना ये वाला बंदा ना बाजार के बाकी सब लोगों को जोर जोर से पुकारने लगता है कि इतने बड़े फैमिली का एक बच्चा देखो देखो कैसे पैंट में हक दिया है। तो यहाँ बाहर अगर बात पता चले तो इनकी इस बड़ी फैमिली की मतलब बड़ी बदनामी होगी। तो ये लेडी इस बैगर का मुंह बंद कराता है, जिस चीज को देख के अपना ये वाला बंदा इस लेडी से पैसे मांग लेता है। तो ये लेडी बड़ी गुस्से में इसको पैसे दे भी देता है। तब यहाँ इन लोग का काम हो गया, तो वो एकदम प्रिटी पोज में अपने हाँ के पास आके दिखाने लगता है, पूछने लगता है, मतलब कि अपने कारनामे की वाहवाही करने लगता है, जिस चीज को देख के पहले से ही मतलब अपने हाँ को ये चीज मतलब पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन अभी ये मतलब इसका एटीट्यूड देख के अपना हाँ पूछने लगता है तो यहाँ तो क्या एक्चुअली थ्रेटन कर रहा था उन लोगों को। जिस वक्त सुन के अपना ये वाला बंदा कहता है क्या थ्रेटन के क्या मतलब हुआ। इसको मैं एक तरह से गाइडेंस कहूंगा, क्योंकि वो जो लेडी आपको दिख रहा है ना वो मिस सॉ हॉल है बकवान फैमिली का। तो बेसिकली ये लेडी एक नोवेल है जो कि अपने बच्चे को एम्बेरस होते हुए देखना नहीं पसंद करेंगे, इसलिए वो ये 2 लियांग दे देते हैं, जो कि उन लोगों के लिए इतना बड़ी बात भी नहीं है। तब इस बात को सुन के अपने हाँ को समझ में जाता है कि इन लोगों का बैगर सेट का जो इंफॉर्मेशन चेन है उसका ये इस्तेमाल करके इस लेडी को टारगेट बनाया और इस तरह ये लोग कमाते हैं। लेकिन इसमें हमेशा रिस्क रह जाता है कि उन लोगों का इस कांड के बदले हाथ अगर काट दिया जाए तो, जिसके जवाब में अपना ये वाला बंदा कहता है कि वो जल्दी प्रोमोट होने वाला है, तो उसको इजी टारगेट दिया जाता है। ये बोलने के बाद अपना ये वाला बंदा अपने हाथ से कहता है कि अगर इस मेथड से अनकंफर्टेबल है ना तो उसके पास एक और मेथड है। सर हाँ, आपको ब्लाइंड मैन दिख रहा है? तो यार ये बंदा ना बिल्कुल ही ब्लाइंड नहीं है, लेकिन सिंपैथी गेन करने के लिए ये बंदा काफी है। तो इसका मतलब काफी आसानी से भीख मिल जाता है, जिसके अगले सीन में देखा जाता है कि ये बंदा ब्लाइंड तो छोड़ो, साला 1 नंबर का मार्शल आर्ट स्किल में एक्सपर्ट है। ये बोलते हुए और दिखाते हुए अपना ये वाला बंदा हाँ को समझाता है कि उसका बहाना ना, जो कि मैं मेरे पेरेंट्स को खो चुका हूँ, मेरा ये लॉस हो चुका है, मेरा वो हो चुका है, जिससे शायद ही इसको कुछ लियांग मिलेगा, लेकिन इन लोगों के मेथड में ये लोग कुछ ज्यादा ही कमा सकते हैं। तो अब यारो आप लोगों को पता है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे इंडिया में कुछ बेगर्स पाए जाते हैं जो कि साला मिलीनियर्स निकलते हैं। तो मिलीनियर्स कैसे होते हैं मतलब समझ रहे हो ना। लेकिन अब स्टोरी में आते हैं, जो कि यहाँ अपना हाँ इन लोगों को मेथड को देख के कहता है कि अगर ये मेथड टेक्निक की बात है तो उसके पास एक बड़ी अच्छा आइडिया है, जो कि यार गैम्बलिंग है। सीधे सीधे कहा जाए तो 1 लियांग बेट करो, आपको 3 मौका मिलेगा, 3 में से अगर एक में भी आप सक्सेसफुल हो जाते तब आपको 2 लियांग मिलेगा। तो यार ये गैम्बलिंग मेथड काफी इफेक्टिव है, क्योंकि पहला कस्टमर ये अपना बाबू सना आता है जो कि फेल हो जाता है, दूसरी बार ये यंग मैन आता है जो भी फिर से फेल हो जाता है। तो इस तरह आखिर में इन लोग का काफी अच्छा कमाई हो जाता है। लेकिन यहाँ भी अपने हाँ का आइडिया खत्म नहीं होता, क्योंकि वो इन 3 चिन्नमुन्नों को बोलता है कि वो लोगों को इकट्ठा करे, जिसके बाद अपना हाँ उन लोगों को प्रोवोक करता है कि वो लोग अगर इसके ऊपर एक हिट लैंड कर देना तब वो लोग 1 लियांग बेट करके 2 लियांग ले सकता है, जो कि ऑब्वियसली ये 2 बंदे काफी बुरी तरह से फेल होते हैं। और अब जाके इनके कटोरे में देख के ऐसा लग रहा है इस बार का बेट ना 1 लियांग बेट लगाओ 2 लियांग लो ये वाला नहीं था, क्योंकि ये लोग टोटल आज 30 लियांग कमाए। तो ये लोग सेलिब्रेट करने के लिए एक रेस्टोरेंट में घुस के वो सारा पैसा खाने में उड़ा देता है। तब यहाँ
खाते दौरान अपने ये वाला बंदा हाँ की मतलब बड़ी तारीफ करता है कि उसके पास काफी अच्छा अच्छा आइडिया है पैसे कमाने के लिए। लेकिन सर हाँ, आप कहाँ से आए हैं और आगे जाके आपका ड्रीम क्या है, मतलब आप इस हुनर में क्या करना क्या चाहते हैं। जिस चीज सुन के अपना हाँ पहले तो ये ड्रिंक करता है, उसके बाद इन लोगों को कहता है तुम छोटे मोटे बेगर्स कह के तुम लोग मेरे बड़े टीम को क्या हक समझने वाले हो। तब इसी तरह इन लोग का पहली बार एक अच्छा खाना मिल गया, जिसके बाद अपने ये वाला बंदा ना जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अपना हाँ फिर से इसके सर के ऊपर इस बार पीछे से बचा देता है। तो मतलब यहाँ अपने हाँ का वही प्लान है कि वो इस हुनर का ब्रांच लीडर से मिलेगा। जिस चीज को सोच के अपना ये वाला बंदा भी मतलब खुश हो जाता है कि तू हरामजादे एक बार ब्रांच लीडर से मिल, तो अगर साला जिंदा बच गया ना तो मुझे सच में हैरानी होगी। तब इस दिन के बाद अपना ये बंदा अपने हाँ को उनके एरिया में लाता है, जिसके सामने इस बंदे को समझ लो एक गार्ड है, जिसको कि वो बंदा इन तीनों उंगलियों से इशारा दे देता है, जिसको देख के ये बंदा 3 कॉइन देने का भीख मांगने लगता है और ये रस्सी को खींच के ये वाला घंटी बजा के सब लोगों को अंदर अलर्ट कर देता है। जिसके बाद जब ये बंदा गली से अपने हाँ को उनके लीडर की तरफ लेके जा रहा था ना, तब अंधेरे से कई सारे बेकार इन लोगों को घेर लेता है। तब यहाँ जब ये बंदा उसके लीडर के सामने आ जाता है ना, तब ये अपने लीडर को इंट्रोड्यूस करता है ये बोल के कि ये बंदा सिर्फ अपने दिमाग की मदद से इस हुनन प्रोविंस का ब्रांच लीडर बन गया है और इसका निकनेम है गोस्ट सेंट। तो अब जाके हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है इस बंदे का नाम जन मुजा है और ये बेगर सेक्ट में 5वें रैंक पे आता है, जो कि ऑब्वियसली इस हुनन प्रोविंस का ब्रांच लीडर है। जिसको देखकर अपना हाँ कहता है अच्छा तो तू है एपिक्स प्रेडिटर। और यार ये ऊपर का सीन देख रहे हो, अपना हाँ ड्रैगन है और वो ब्रांच लीडर एक डेंजरस स्नेक है। चुन्नू मुन्नू यानी कि साइड से निकलने वाले सारे के सारे बेगर्स उल्टे सीधा बोल रहे थे, क्योंकि इनका काम है मतलब ये राइटर इन चुन्नू मुन्नू बैकग्राउंड कैरेक्टर को रखते ही है ताकि ये मेन कैरेक्टर को मतलब इंसल्ट कर सके। तो यहाँ अपने ब्रांच लीडर अपने सारे चुन्नू मुन्नू को चुप हो जाने के लिए कहते हैं, जिसको यार सुन के अपना हाँ एक नंबर की छुईमी लड़की की तरह कहता है ठीक है मैं भी इधर बात नहीं करूंगा। जिस चीज को देख के अपने सारे बैकग्राउंड कैरेक्टर मतलब चेहरे को देख रहे हो, लेकिन उस तरफ ये ब्रांच लीडर कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। तो वो अपने हाँ को बताने लगता है कि मैं नहीं जानता तू कौन है, लेकिन तू गलत जगह पे आ गया है। जिस चीज को सुन के और इस ब्रांच लीडर को देख के अपना हाँ मन में सोचने लगता है कि ये बंदा दिखने में ऐसा लग रहा है कि मतलब इस बंदे को खाना तक नहीं मिला है। ऐसी हालत में क्या सच में ये बंदा एक ब्रांच लीडर है? लेकिन उस तरफ जब अपना हाँ कोई मतलब रिप्लाई नहीं देता तो ये बंदा अपने लीडर को कंप्लेन करने लगता है कि पता नहीं ये लोली बेगर का बच्चा जिसके पास कोई रूट नहीं है, यानी कि ये कोई बेगर सेक्ट से बिलोंग नहीं करता है, यहाँ आके इन लोग के टेरिटरी में आके इसको अच्छे से पिटाई करके इनका स्पॉट छीनने की कोशिश कर रहा था। तब इस बात को सुन के अपना हाँ कहता है अरे अरे देखो तो इस बंदे को बात करते हैं, अरे साले मेरे तरफ फ्री में ड्रिंक कराया और सारे खाने को आते वक्त ही पचा दिया, और वो बंदा कौन है जो खुद को लीडर करने की कोशिश कर रहा है। तब इस बात को सुन के अपने ब्रांच लीडर कहता है कि तू वही लूनेटिक है ना जिसको मैंने डुकवान लेक में मिला था। जिस बात को सुन के अपने हाँ को मतलब याद आ जाता है कि डुकवान लेक में जब वो मच्छी पकड़ने गया था तब उसे ये बंदा जो कि बड़ा ही शो ऑफ कर रहा था। जिस बात को सुन के अपने बैकग्राउंड कैरेक्टर चुन्नू मुन्नू वही मतलब बात करने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे ब्रांच लीडर को इंसल्ट करने की, तेरी तुम्हें। लेकिन उस तरफ अपना ब्रांच लीडर कहता है कि तुझे अपना आइडेंटिटी को रिवील करना चाहिए, तो कि बैगर सेक्ट से बिलोंग करता है। जिसके जवाब में अपना हाँ कहता है कि नहीं, लेकिन मुझे एक बात पूछने दे, वो क्या तू ही था क्या जिसने इस पिरामिड स्ट्रक्चर वाले बिजनेस को बनाया है। जिस बात को सुन के अपने ब्रांच लीडर कहता है कि ऐसा एक बेसिक आइडिया एक बच्चा भी सोच लेगा अगर वो अपना दिमाग इस्तेमाल करे तो। जिस बात को सुन के अपना हाँ पूछने लगता है कि उसके पास ये आइडिया कैसे आया, मतलब इस पिरामिड स्ट्रक्चर वाले बिजनेस में लोनली बेगर्स को इंक्लूड करने का। जिस बात को सुन के अपने ब्रांच लीडर हाँ से पूछता है कि लोनली बेगर्स, हाँ क्या तुझे पता है बेगर्स लोग के 3 कोर रूल्स के बारे में। जिस बात को सुन के अपना हाँ जवाब देता है कि ऑब्वियसली किसी से चुराओ मत, किसी से जबरदस्ती छीनो मत और किसी से भी उल्टा सीधा मत कहो। जिस बात को सुन के अपने ब्रांच लीडर कहता है अच्छा तो बेगर सेक्ट ही बंदा है हाँ। जिसके जवाब में अपना हाँ कहता है कि वो अभी तो एक बेगर सेक्ट का मेंबर नहीं है। जिस चीज सुन के अपने ब्रांच लीडर हंसते कहता है एक बेगर जो कि कह रहा है वो बेगर सेक्ट का बंदा नहीं है, लेकिन उसे अच्छी तरह से पता है बेगर सेक्ट के 3 कोर रूल्स के बारे में। तो यह एक्चुअली पता यह मतलब तो किससे बकवास करने की कोशिश कर रहा है। तब इन बातों को सुन के अपना ये वाला बंदा समझ जाता है कि अपना हाँ एक वाइड रोप बेगर से, लेकिन ये वाला बंदा अपने हाँ के रैंक से ज्यादा रैंक पोसेस करता है, इसलिए मतलब वो और ज्यादा बखला जाता है और चिल्ला चिल्ला के कहता है कि इसने एक ग्रेट ऑफेंस किया है
हमारे बेगर सेट के रूल को तोड़ के, तो ब्रांच लीडर मैं सजेस्ट करता हूँ कि अब इसे टेगु एक्सिक्यूशन रूल से इस लोली बेगर को पनिश करे। तो ये टेगु एक्सिक्यूशन एक्चुअली क्या है कि जब कोई बेगर सेट का बंदा अपनी बेगर सेट का कोई रूल को तोड़ता है, तब उसे सारे बेगर्स के को मिलके एक डंडे से मार मार के उसे मार देते। तो अब यहाँ ये लोग वही चीज करने की कोशिश कर रहे थे जिसके जवाब में अपना हाँ कहता है कि उसने कहा ना वो बेगर सेट का अब बंदा नहीं है, और वैसे भी वो लोग हैं जो कि बेगर सेट के रूल तोड़ रहे हैं। तुम्हारा जो कमजोरों के ऊपर एक्सट्रैक्शन टेक्निक है ना, वो टेक्निक पर्टिकुलरली बेगर सेट का रूल को तोड़ते हैं। और तू क्या सोच रहा है? तो अपने ब्रांच लीडर के पीछे छुप के खुद को क्या सेफ समझ रहा है? और इस तरफ तुम में से जो कोई बंदा पहले मरना चाहता है ना, वो मेरे ऊपर अटैक करे। वैसे एक बात समझ लो, मुझे जरा से फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये हुनन ब्रांच का वजूद ही मिट जाए तो। अब ऐसी हालात में चारों ओर घिरने का बावजूद भी अपने हाँ का ये मोमेंटम देख के ये ब्रांच लीडर कहता है कि तो फिर ठीक है, वैसे भी तू इस एरिया का बंदा नहीं लग रहा है, और जबकि तू यहाँ पहुँच गया है तो मैं तेरे सवालों का जवाब दूंगा। लेकिन उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है, तू क्या सोचते है उन बेगर्स के बारे में जो कि सिर्फ भूख की वजह से पागल हो गए हैं? तो वैसा कोई बेगर किसी बेगर सेट के रूल के बारे में परवाह नहीं करते। वो बेगर फोर्सफुली कमजोरों से जो चीज उसका नहीं है उस चीज को छीन लेते। वैसे बेगर कभी कभार रॉन्ग मार्शल आर्ट मास्टर से मिलने के बाद उनका काफी आसानी से मौत भी हो जाता है। जिन बेगर्स को इसने सही तरीके से बेगिंग करना सिखाया, और बस ऐसे डायर सिचुएशन में उसने ब्रांच के लिए एक बस छोटा सा प्रॉफिट करने वाला तरीका को ऐड किया है। इस चीज को वो अगर समझ गया है तो अपना हाँ अब यहाँ से जा सकता है। तो यहाँ क्या हुआ? यह तो अपना ब्रांच लीडर खुद ही सवाल पूछ कर खुद ही मतलब जवाब दिया। इसलिए अपना हाँ उसे जवाब देता है कि तूने बातों को घुमा फिरा के सुगर कटिंग जरूर किया है, लेकिन रियलिटी तो यही है ना कि तू कमजोरों से एक्सप्लॉइटिंग कर रहा है। जिस वक्त सुन के अपना ब्रांच लीडर कहता है कि वो इस चीज को एक टैलेंट कह सकता है, जिस वक्त सुन के अपना हाँ कहता है कि वो इसके जैसा एक टैलेंटेड बंदा को ढूंढ रहा था, तो आप पॉइंट पे आते। तो जेंग मजा चल दोनों मिलके एक नया सेक्ट ओपन करते। जिस बात को सुन के इस तरह चुन्नू मुन्नू तो मतलब बिल्कुल हैरान हो जाता है, लेकिन उस तरफ अपने ब्रांच लीडर कहता है कि मैंने सालों के बाद इस तरह की रिडिकुलस बात सुना है। तेरे को पता भी है एक नया सेक्ट खोलने का मतलब भी क्या है, और वो भी सिर्फ 2 बंदों से मिलके। जिस वक्त सुन के अपना हाँ कहता है अरे हाँ भाई, शुरुआत के लिए हम दोनों तो काफी है। लेकिन उस तरफ अपने ब्रांच लीडर कहता है कि एक नया सेक्ट ओपन करने का मतलब ये है कि हम लोग पूरे मार्शल आर्ट वर्ल्ड को चैलेंज कर रहे हैं। तब तू क्या करेगा? जिसका जब मैं अपना हाँ कहता है अच्छा तो देखना चाहता है। वैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था क्योंकि तेरे इस हुनन प्रोविंस के बंदे एक डायरेक्शन स्टेपिंग टेक्निक को जानते हैं, और यहाँ तो 5th रैंक का बंदा है, तेरे पास काफी अच्छा स्किल तो जरूर होगा। जिस बात को सुन के अपने ब्रांच लीडर कहता है अच्छा तो बात निकल के अब इस पॉइंट पे आ चुका है तो अपना क्लाइमेक्स 10th दिखाएगा। तू यार खुद को कुछ भी समझ ले, लेकिन तू रहेगा तो एक ऑर्डिनरी मैन ही ना। जिस बात को सुन के अपना हाँ कहता है ऑर्डिनरी। ये बोलने के बाद अपना हाँ वही वाला टेक्निक को इस्तेमाल करता है जिस टेक्निक के इस्तेमाल के दौरान उसका मतलब चारों ओर हाथ निकल आते। तब इस ऑरा को देख के अपने ब्रांच लीडर सोचता है कि ये क्या हॉन्गरियन के 18 पाम है। लेकिन जब यहाँ अपना हाँ उसके टेक्निक को परफॉर्म कर देता ना, तब अपने ब्रांच लीडर सोचता है कि इस बंदे को कैसे पता है यंगडूस लीडर के मार्शल आर्ट टेक्निक्स को। लेकिन यहाँ वो बाहर कहता है कि तूने अचानक से पाम टेक्निक का इस्तेमाल किया। जितना मैं तेरे को देख रहा हूँ तू और ज्यादा एरोगेंट बन रहा है, बिना किसी कॉन्सिक्वेंस को सोच के कहीं भी कुछ भी कर रहा है। तेरे को देख के ऐसा लग रहा है तू एक वाइल्ड स्टार्विंग डॉग है, तो तू कोई ऑर्डिनरी बेगर नहीं है। हाँ तो बता तू एक न्यू सेक्ट क्यों ओपन करना चाहता है? जिस वक्त सुन के अपना हाँ कहता है अब हुई न बात, तो अब मेरी बात को सुन रहा है। वेल कह कि मैं एक न्यू सेक्ट इसलिए बनाना चाहता हूँ ताकि इस बेगर सेक्ट को कोई कम आंकने की गलती ना करे। जिस वक्त सुन के अपने ब्रांच लीडर कहता है कि हमारे बेगर सेक्ट को कौन इग्नोर कर रहा है, कौन ऐसा है जो कम आंकने की गलती कर रहा है। तेरे को क्या पता भी है हमारा बेगर सेक्ट कितना बड़ा है? जिसके जवाब में अपना हाँ कहता है कि उसे पता है, लेकिन इसके बावजूद उनके बेगर सेट की तरफ देखने का नजरिया किसी का भी कभी भी बदलता नहीं है। वो लोग हमारे ऊपर कभी भी बिना किसी वजह के फाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं। हमें हमेशा ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के अलायंस के चेन में बांध के एक स्कैरक्रो की तरह खड़ा कर देता है। पूरा का पूरा मार्शल आर्ट वर्ल्ड हमारे बेगर सेट को नीची नजर से देखते हैं। ये चीज तेरे को फ्रस्ट्रेटिंग नहीं लगता है? जिस वक्त सुन के अपने ब्रांच लीडर कहता है कि तू अंदर से भी तो कम कर सकता है, तेरे को भला एक नया सेक्ट ओपन करने की चुल क्यों मचने लगी? जिसके जवाब में अपना हाँ कहता है कि वो इनॉर्मस जाइंट बेगर सेक्ट मेरे विल के मुताबिक मूव नहीं करेगा।
जिस बात को सुन के अपने ब्रांच लीडर कहता है तो तू चाह रहा है मैं तेरा विल को फॉलो करूं। जिस बात को सुन के अपना हाँ कहता है अरे नहीं रे, मैं चाहता हूँ तू तेरा टैलेंट को इस्तेमाल करे और ना कभी कभार मैं स्ट्रेंथ को होल्ड बैक नहीं कर पाता हूँ तो तेरे को मैं रख रहा हूँ, तू मुझे मेरे स्ट्रेंथ के ऊपर होल्ड बैक करना सिखाएगा। तो अब इस चीज को सुन के अपने ब्रांच लीडर मतलब चुप बैठ जाता है क्योंकि यहाँ अपना हाँ बिल्कुल ही सीरियस है। लेकिन इसके बाद वो अपना मुंह खोलता है और खोल के कहता है यहाँ पे 3 कंडीशन है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है तो उन 3 कंडीशन के बारे में यहाँ अगले दिन अपना हाँ इस तरह लेटे हुए मतलब याद करने लगता है। तो यहाँ पहले कंडीशन ये था, उससे पहले इस हुनान के एक गैम्बलिंग डेन में जाके, जिस गैम्बलिंग डेन का नाम हॉन्ग गंग है, वहाँ पे उसे एक बंदा मिलेगा जिसका नाम चियोन चोजन है। उस बंदे को अपने हाँ को डिफीट करना पड़ेगा। ये बोलने के बाद अपने ब्रांच लीडर अपने मतलब हाँ का नाम पूछता है, जो मतलब वो बताता है उसका नाम हाँ है। तो इस नाम को सुन के अपने ब्रांच लीडर कहता है तो हाँ, तो अगर इस चियोन को हरा देगा ना तब मैं तुझे एक्नॉलेज करूंगा कि तू एक हाई रैंकिंग का बंदा है। जिस बात को सुन के अपना हाँ कहता है अच्छा, तो हुनान ब्रांच के ब्रांच लीडर ने एक बंदे को एक्नॉलेज किया है, तब तो वो बंदा काफी स्ट्रांग होगा। जिस बात को सुन के अपना ब्रांच लीडर कहता है वो जो चियोन है ना उसने उस लेवल को रीच कर दिया है जिस लेवल को बॉडी एंड सॉर्ड एक कहा जाता है। जिस बात को सुन के अपना हाँ कहता है ओके ठीक है, सिंपल है, तो तेरा और 2 कंडीशन और क्या क्या है। जिस बात को सुन के अपने ब्रांच लीडर कहता है कि वो जब इस पहले कंडीशन को फुलफिल कर देगा ना तभी वो उसका 2 कंडीशन और बता सकता है, जो मतलब वो अगर चियोन को हरा नहीं पाया ना तभी 2 कंडीशन कोई काम ही नहीं आएगा। इस बात को बोलते हुए अपने ब्रांच लीडर कहता है कि वो सारे रजिस्ट्रेशन वगैरह काम को संभाल लेगा तो अब वो यह सब जा सकता है। जिस बात को सुन के अपना हाँ भी पीछे मुड़ते हुए कहता है मुझे काफी पसंद आ रहा है, जो तू इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, तो जब काम हो जाएगा ना तब तू तेरा प्रॉमिस को रखना। जिस बात को सुन के अपने ब्रांच लीडर कहता है कि मैं मेरा प्रॉमिस तभी रखूंगा जब तू तेरा प्रॉमिस पर तू खरा उतरेगा। तो ये बात सोचने के बाद इस तरफ अपना हाँ कहता है चलो ठीक है, वो चियोन बंदा जब मैं जाऊंगा देखूंगा तभी तो पता चलेगा ना। ये बोलने के बाद हमें अगली सीन में देखा जाता है हुनान के उस गैम्बलिंग डेन को, जिस गैम्बलिंग डेन का नाम हॉन्ग गंग है, जहाँ की दिखे जा रहे काफी सारे वेल्दी बंदे बड़ी शौक से जा रहे, लेकिन उसके बाहर ये दरवान जो कि ऑब्वियसली मतलब बंदों के ऊपर नजर रखने के लिए रखा गया है, तो वो जब अपने हाँ को देखता है कि वो एक बेगर है तो उसे मतलब उस जगह से चले जाने के लिए कहता है। लेकिन इस बात को सुन के अपना हाँ कहता है कि वो यहाँ एक पार्टिसिपेंट के तौर पे आए हैं। जिस चीज को सुन के ये दरवान कहता है कि क्या उसके पास कोई स्पॉन्सर है, जिसके जवाब में अपना हाँ उस ब्रांच लीडर का नाम लेता है। जिस बात को सुन के मतलब ये दरवान समझ जाता है कि ये बेगर सेक्ट के ब्रांच लीडर का नाम है, तो वो पहले चेक करता है कि बेगर सेक्ट का बंदे का नाम क्या उनकी लिस्ट में है भी या नहीं, जो कि चेक करने के बाद उन लोगों को दिखाई देता है। और पार्टिसिपेंट्स फी के लिए अपने ब्रांच लीडर ने नेमलेस नाम से 250 लियांग पार्टिसिपेंट्स फी दे के गया है। जिस चीज को सुन के अपने हाथ को तो होश ही उड़ जाता है क्योंकि यार वो एक बेगर है और इतना ज्यादा बड़ा अमाउंट उसके लिए तो मतलब सालों का राशन है भाई। तो यार अब ये जो नेमलेस निकनेम है ना, इसका शायद कोई हिस्ट्री रहा होगा जिस वजह से अपने ये तो बंदे ना हेजिटेट कर रहे थे, जो कि मतलब इनके चेहरे देख के भी पता चल रहा है, लेकिन वो लोग फिर भी अपने हाथ को अंदर आने देता है। लेकिन इस तरफ अपना हाथ अंदर जाते हुए लोगों को पूछता है क्या वो चियोन वाला बंदा यहाँ पे मौजूद है, जिसके जवाब में ये तो मतलब दरवान है, ये कहता है वो अगर अंदर जाएगा तभी तो सब पता चलेगा ना। तो अब यहाँ ये जो गैम्बलिंग डेन है ना, यहाँ जो बंदे पार्टिसिपेट करते हैं वो वॉरियर्स होते हैं और वो अपने नाम से पैसे को जीतने में लगा सकता है, लेकिन देखने वाले जीत और हार दोनों में ही गैम्बलिंग कर सकते हैं। तो अब अंदर एक ग्रुप मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन देखा जाता है, जिसमें सीधी सी बात है रॉयल रंबल होगा। जो पहला बंदा खड़ा रहेगा ना उसको सीधा 1000 लियांग मिलेगा। जिस बात को सुन के एक और बार अपने हाथ की तो मतलब बुलती ही बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ एक्चुअली प्राइस मनी खत्म नहीं होता, क्योंकि प्राइस में 1000 लियांग के साथ साथ गार्डियन डिवाइन पील मिलेगा। उसके साथ साथ इस गैम्बलिंग डेन का अनडिफिटेड चैंपियन से भी लड़ने का मौका मिलेगा, जिसका नाम ऑब्वियसली ये अपना चियोन है। तो अगर इस चियोन को भी हरा था ना तब आपको 2000 लियांग मिलेगा। जिस बात को सुन के इस तरह अपने हाथ के मतलब खुशी के ठिकाने ही नहीं रहता। लेकिन उस तरफ हम इस गार्डियन जो मतलब डिवाइन पील है ना, इसका खासियत को बताया जाता है, जो कि मतलब आपके अंदर के
इंटरनल एनर्जी को एक्सप्लोजन तरीके से बढ़ा देता है, इसलिए इसको सीक्रेट एलिक्सर भी कहा जाता है। इसके बाद इस गैम्बलिंग डेन के मास्टर को दिखाया जाता है। इसका नाम यू बिहोंग है, जो कि कहता है पैसे और एलिक्सर के लालच में उन बंदों से ये लोग पैसे लेते हैं जो बंदे मतलब डिस्टेंट है, मरेंगे ही, और इसी मौत का नंगा नाच को जो बंदे देखेंगे वो अपने पैसे की झोली वेलिंगली खोल के दे देंगे इन लोगों को। उसके बाद टॉप के जो मास्टर होते हैं वो बाकी का काम करके सारे प्राइज मनी को ये लोग खुद ही हड़प जाते हैं। तो यार इसके बाद ये बंदा शायद इस वाले गैम्बलिंग डेन का मास्टर नहीं है, क्योंकि ये आगे कहता है कि ये एक बिल्कुल ही स्कैम है जिसमें लोअर लेवल के बंदे सिर्फ एक सैक्रिफिशियल लैम बनते हैं। उसके बाद अपने हाथ को देखते हुए ये बंदा कहता है ये क्या वही बंदा है जिसके बारे में बेगर सेक्ट के बेंच लीडर ने बताया था, लेकिन इस तरह अपना हाथ चक्काते हुए बोलता है उसे ये सब कुछ सिंपली डिवार करना पड़ेगा भाई। तेवर स्टिक के साथ बूम, और ये वाला चैप्टर भी खत्म हो गया। अरे मेरा वीडियो भी तो यार, और तक क्या लाइक शेयर कमेंट जैसे करना बोले, बाय।